ड्रैगन प्रिंस युआन और वेनरेबल युआन अर्थात आदरणीय युआन। अध्याय 381 से 390। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 381। अत्याचारी ड्रैगन का आक्रोश। जहर पहाड़ के ऊपर मैदान में जुयान ने अपना सिर नीचे झुकाया। जब उसने अपनी बाहों पर दिखाई देने वाली अजीब रक्त रेखाओं को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति राख हो गई। खून की रेखाओं से आक्रोश की कड़वी आभा निकल रही थी जिससे व्यक्ति अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जाहिर तौर पर यह किसी प्रकार का भयानक जहर था। क्या तुम्हें लगता है कि जहर का एक छोटा सा कण भी मुझे डरा सकता है? जुयान की आवाज में ठंडक घुली हुई थी। जेनेसिस क्यूई तेजी से उसके शरीर में बढ़ने लगी। ड्रैगन के आक्रोश के जहर को बाहर निकालने की कोशिश में उसकी बाहों की ओर बढ़ने लगी। हालांकि जैसे ही उसकी जेनेसिस क्यूई जहर के संपर्क में आई, उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जेनेसिस क्यूई खून से लाल हो रही थी, जैसे कि वह संक्रमित हो गई हो, जिससे वह उस पर नियंत्रण खो बैठा। परिणाम स्वरूप उसकी बाहों पर एक अजीब सी रक्त लाल रेखाएं और भी गहरी होने लगी। जुयान के चेहरे पर आखिरकार आतंक की एक झलक दिखाई दी। उसने झो युआन को घूरकर देखा और चिल्लाया, ये किस तरह का जहर है? ये बहुत दबंग था। जेनेसिस क्यूई को भी संक्रमित करने के लिए केवल संपर्क ही काफी था। उसने ऐसे अत्याचारी जहर के बारे में कभी नहीं सुना था। बट के बल जमीन पर गिरने से पहले झो युआन की बाहों से खून बह गया। उन्होंने जुयान पर एक उदासीन नजर डाली और कहा, यदि आप स्मार्ट हैं तो फिलहाल अपनी जेनेसिस क्यूई का उपयोग न करें। यदि संक्रमण बहुत गहराई तक फैलता है तो मुझे यकीन नहीं है कि इसे बचाना संभव होगा या नहीं। आप उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि ड्रैगन का आक्रोश जहर कितना भयावह था। इसे बेअसर करना मूलतः असंभव था। जुयान फिलहाल संक्रमण के शुरुआती चरण में ही थी। यदि स्थिति बिगड़ जाती और जहर का प्रभाव बढ़ जाता तो उसे ऐसा दर्द होता कि कोई व्यक्ति मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाता। क्या? जुयान का चेहरा घूम गया, गुस्से से भर गया और उसने झो युआन की ओर देखा। यदि वह जेनेसिस क्यूई का उपयोग नहीं कर सका तो वह झो युआन को कैसे बाहर निकालेगा? तुम बहुत कुटिल हो। जुयान की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अब जाकर उसे समझ आया। झो युआन पहले मूर्ख प्रतीत हुआ होगा जब उसने उनके शरीर के भीतर जेनेसिस क्यूई टकराव में शामिल होने का फैसला किया। उसका असली लक्ष्य जुयान के शरीर में ड्रैगन का आक्रोश जहर भेजना था। हालांकि झो युआन ने प्रतिक्रिया में केवल अपनी पलकें उठाई, मूल रूप से पूर्व की अनदेखी की। बैंगनी सैश चयन के लिए बहुत सारे नियम नहीं थे जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी चुने गए साधन पर भरोसा कर सके। उसे कुटिल हम्फ कह रहे हैं। क्या स्वॉर्ड कॉमेट पीक अपने पीछे इतने सारे स्वर्ण सैश शिष्यों को भेजने के लिए सम्मानजनक था? क्या जुयान के लिए चयन से बाहर करने के प्रयास में झो युआन पर हावी होने के लिए अपने सभी अनुभवी बैंगनी सैश शिष्य की ताकत का उपयोग करना गुप्त नहीं था? चूंकि यह नियमों के अंतर्गत था, इसलिए कोई भी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता था। इसके अलावा झो युआन ने स्पष्ट रूप से समझा कि इस समय जुयान को हराना उसके लिए व्यावहारिक रूप से असंभव था। इसलिए झो युआन ने एक अपरंपरागत दृष्टिकोण अपनाने का चयन किया, जिससे दोनों पक्षों को इस तरह भुगतना पड़ा कि जुयान के पास उसे बाहर निकालने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची। वे दोनों अब अपनी सारी युद्ध शक्ति खो चुके थे। अब वे बस इंतजार कर सकते थे। झो युआन के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसने क्रोधित जुयान को नजरअंदाज करना जारी रखा और उसकी बाहों पर लगी चोटों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। झो युआन की पूरी तरह से उपेक्षा के कारण जुयान का चेहरा लगभग हरा हो गया था। वह गुस्से में पूरी तरह से फूटने से कई बार खुद को रोक पाने में मुश्किल से सक्षम था। लेकिन जब उसने अपनी बाहों पर अजीब खून के निशान देखे तो वह केवल तर्कसंगत काम ही कर सका और बलपूर्वक अपने क्रोध को दबा सका। वह समझ गया कि रक्त लाल जहर कितना भयानक था। यदि उसने कुछ भी लापरवाही बरतने की कोशिश की और अपूरणीय क्षति हुई तो उसे निश्चित रूप से इसका बहुत पछतावा होगा। इस प्रकार वह
बस वहीं खड़ा रह सकता था, कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे में स्थिति तुरंत अजीब हो गई। कुछ ही देर पहले उन दोनों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ था, लेकिन अब एक जमीन पर बैठा था, जबकि दूसरा वहीं खड़ा था, मूर्ति की तरह स्थिर, जैसे वह पहले वाले को देख रहा था। यह विचित्र दृश्य जब पर्वत श्रृंखला के बाहर असंख्य शिष्यों की आंखों में पड़ा तो स्वाभाविक रूप से मूसलाधार हलचल मच गई। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर नवीनतम कहानियों को फॉलो करें। वे क्या कर रहे हैं? जू यान हमला क्यों नहीं कर रहा है? झो युआन तो बैठ भी गया है। क्या वह आराम कर रहा है? वास्तव में क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अनेक शिष्य पूरी तरह से चकित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोए। वे थे एक क्षण पहले तो लड़ रहे थे, अब शांति से बैठकर बातें क्यों कर रहे थे? असंख्य भ्रमित फुसफुसाहटें फैल गईं। सौभाग्य से भीड़ में कुछ तेज शिष्य भी थे जिन्होंने कुछ झिझक के साथ कहा, जू यान की स्थिति में कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वह हिलना नहीं चाहता है, लेकिन झो युआन ने उसे इस स्थिति में आने के लिए मजबूर किया है। झो युआन ने पहले जेनेसिस क्यूई संघर्ष के दौरान कुछ किया होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अन्य शिष्यों ने सोच समझकर सिर हिलाया। यह अनुमान बिल्कुल सही प्रतीत हुआ। ये समझाने का एकमात्र तरीका था कि आमतौर पर तर्कसंगत झो युआन जेनेसिस क्यूई को जू यान से टकराने का इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों लेगा। पहले वाले का स्पष्ट रूप से एक लक्ष्य था। दूसरी ओर जू यान झो युआन को कम आंकने के कारण जाल का शिकार हो गया था। वर्तमान स्थिति से यदि झो युआन और जू यान इसी तरह से जारी रहे तो विशाल अगरबत्ती अंततः पूरी तरह से जल जाएगी। जब ऐसा हुआ तो झो युआन वह व्यक्ति होगा जो सबसे लंबे समय तक सहने में कामयाब रहा, और टाइटल चैंपियन स्वाभाविक रूप से उसका बन जाएगा। जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो अनगिनत शिष्यों ने सदमे में झो युआन की आकृति की ओर देखा। हालांकि अपनी बाहों से धीरे धीरे खून पोंछने की उनकी वर्तमान स्थिति काफी दयनीय लग रही थी, लेकिन इससे कई शिष्यों के दिलों में आश्चर्य और सम्मान बढ़ना बंद नहीं हुआ। उसने उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य दिए थे। शायद कोई भी इन आश्चर्यों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता अगर वे केवल अवसर पर ही प्रकट होते, लेकिन यदि वे नियमित रूप से होते तो ऐसे आश्चर्य वास्तव में साधारण आश्चर्य नहीं रह जाते। जाहिर है, ये नए शिष्य जिन्होंने कंगक्सुआन संप्रदाय में 1 वर्ष से भी कम समय बिताया था, वे कहीं भी उतने सरल नहीं थे जितनी उन्होंने कल्पना की थी। ऐसा क्यों हुआ? नदी के किनारे लू जुआनिन ने पीले चेहरे के साथ इस दृश्य को देखा। वह अविश्वास में लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों में निराशा दिखाई देने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जू यान भी झो युआन को खत्म करने में असफल हो जाएगा, और इसके बजाय उसे ऐसी अजीब स्थिति में मजबूर किया गया था। जैसे ही उसने शीशे में अपनी छवि देखी तो उसके चेहरे पर डर उभर आया। उसने बार बार झो युआन को निशाना बनाया था, लेकिन हर बार विफल हो गई। नतीजा ये हुआ कि वह अब उससे काफी डरने लगी थी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अजीब और अथाह था। सबसे ऊंचे शिखर पर जब वे पर्वत श्रृंखला के भीतर चोटियों पर होने वाली लड़ाई को देख रहे थे तो जेनेसिस क्यूई 6 प्रभावशाली आकृतियों से तरंगित हो रही थी। संप्रदाय के गुरु किंग यांग और अन्य 5 शिखर गुरुओं ने जू यान की आकृति की ओर देखा। स्वयं में शक्तिशाली प्राणी एक नजर से उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से को देखने में सक्षम थे। स्पष्ट रूप से जू यान की बाहों के अंदर अजीब सी रक्त लाल चीज को बेचैनी से हिलते हुए देख रहे थे। जब संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने रक्त लाल ड्रैगन के आक्रोश जहर को देखा तो आश्चर्य की एक धीमी आवाज निकली। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें एक अजीब सी हलचल का पता लगा लिया था। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने धीरे से टिप्पणी की, कितना दबंग जहर है। मैंने तो ऐसा जहर भी पहले कभी नहीं देखा। अन्य शिखर मास्टरों ने सहमति में सिर हिलाया। स्नो लोड स्पीक मास्टर लियू लियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, झो युआन नामक छोटा बच्चा काफी आश्चर्यजनक बच्चा है। यह विश्वास करना कठिन है कि उसने 7वीं परत जू यान को तीसरी परत की ताकत से हार मानने के लिए मजबूर किया।
उसने चरम मास्टर लिंग जून पर नजर डाली, उसके शब्दों में उपहास को नजरअंदाज करना असंभव था। पीक मास्टर लिंग जून की अभिव्यक्ति काफी शांत दिखाई दी। हालांकि जो लोग उससे परिचित थे, वे जानते थे कि वह ऐसा व्यक्ति था जो चेहरे से प्यार करता था, और जब स्वॉर्ड कॉमेट पीक को आज इतनी बुरी तरह से अपमानित किया गया था, तो वह संभवतः अंदर से शांत नहीं हो सकता था। पीक मास्टर लिंग जून ने उदासीनता से कहा, वह केवल जहर पर निर्भर था। संप्रदाय के मास्टर किंग यांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, प्रतिभागियों को बैंगनी सेश चयन में मूल रूप से किसी भी तरीके का उपयोग करने की अनुमति है, और जहर भी एक प्रकार की ताकत है। झो युआन जू यान से कमजोर है, लेकिन वह माहिर है अवसरों की तलाश। उसने इस तथ्य का उत्कृष्ट उपयोग किया कि जू यान एक अपरंपरागत रणनीति को लागू करने के लिए उसे कम आंक रहा था, जिसने अंततः जू यान को अपने जाल में फंसा लिया। तथ्य यह है कि उसके पास इतना समृद्ध युद्ध अनुभव है। पीक मास्टर लिन जून चुप थे। इन बातों से अनभिज्ञ रहना उसके लिए असंभव था। हालांकि बड़ी हार के कारण वह पूरी तरह से शांत नहीं हो सके। आज स्वॉर्ड कॉमेट पीक से पीड़ित हुआ। संप्रदाय के मास्टर किंग यांग ने झो युआन की ओर प्रशंसा करते हुए देखा और कहा, ये छोटा बच्चा बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यह अफसोस की बात है कि वह सेंट जेनेसिस पीक पर गया। उसकी आवाज अफसोस से भरी थी। चूंकि झो युआन पहले से ही शेन ताइवान का शिष्य था, इसलिए वह संभवतः इतना बेशर्म नहीं हो सकता था कि वह संप्रदाय के एक बुजुर्ग से एक शिष्य को छीन ले, भले ही वह प्रतिभा को कितना भी महत्व देता हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि झो युआन अभी भी अपनी आस्तीन में ऐसी चाल छिपाएगा। जेनेसिस क्यूई दर्पण में दृश्य ने ली किन चान को काफी देर तक स्तब्ध कर दिया, इससे पहले कि वह धीरे से कुछ प्रशंसा करती। झो युआन के प्रति उसका दृष्टिकोण एक बार फिर बदल गया था। उसने मूल रूप से माना था कि झो युआन के लिए इस बार चीजों को बदलना असंभव होगा। कौन सोच सकता था कि वह एक बार फिर चमत्कार करेगा, एक अजेय लड़ाई को गतिरोध में बदल देगा। हालांकि अगर कोई नियमों पर विचार करता है, तो यह वास्तव में झो युआन की जीत होगी। यदि वे इसी तरह जारी रहे तो झो युआन को लाभ होगा। वास्तव में कोई यह भी कह सकता है कि चैंपियनशिप का खिताब पहले से ही उसका था। उसे वास्तव में सामान्य तरीकों से नहीं आंका जा सकता। उसने याओ याओ की ओर देखा और आह भरी, आपने फिर से शर्त जीत ली है। याओ याओ ने अपना चेहरा उठाया और झो युआन की आकृति पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। इसके बजाय उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, जबकि गुस्से के निशान देखे जा सकते थे। वह बहुत लापरवाह है। ये वह समय है जब ड्रैगन का आक्रोश जहर जल्द ही एक बार फिर से उग्र हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने वास्तव में इसे भड़काने की हिम्मत की है। अगर ड्रैगन की नाराजगी का जहर दोबारा फूटा तो भुगतने वाले आप ही हैं। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 382 चैंपियन पर्वत शिखर के बिखरे अवशेषों पर अजीब स्थिति बनी रही। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो युआन और जू यान केवल कुछ फीट के फासले पर थे, लेकिन पहले से ही कोई संभावना नहीं थी कि उनके बीच लड़ाई छिड़ जाएगी। झो युआन जमीन पर बैठा हुआ था क्योंकि उसने धीरे धीरे तेज जेनेसिस क्यूई को निष्क्रिय कर दिया था, जिसने उसके शरीर पर आक्रमण किया था। जू यान कुछ दूरी पर हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। जहर को बाहर निकालने के लिए अपनी जेनेसिस क्यूई को भेजना तो दूर की बात है। उसके पिछले प्रयास से उसे पहले ही समझ आ गया था कि वह रक्त लाल जहर कितना भयानक था। इस प्रकार जबकि अन्य 9 चोटियों पर लड़ाई तेजी से तीव्र होती गई, उनका युद्ध क्षेत्र अजीब तरह से शांतिपूर्ण और शांत रहा। इस स्थिति के संबंध में देखने वाले असंख्य शिष्य ये निर्णय लेने में असमर्थ थे कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उन्होंने मूल रूप से माना था कि झो युआन के पास इस लड़ाई में शून्य मौका होगा। कौन सोच सकता था कि वह ऐसी अजीब योजना को अंजाम देने में सफल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि स्वॉर्ड कॉमेट पीक को उसके कारण अपना सारा चेहरा खोना तय था। पहाड़ की चोटी पर जू यान की अभिव्यक्ति में अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव आया।
उसने अखाड़े के केंद्र में लगी विशाल अगरबत्ती पर नजर डाली तो पाया कि उसका लगभग 1/3 हिस्सा जल चुका था। इसके अलावा अन्य 9 चोटियों पर प्रतिभागी धीरे धीरे अपने विरोधियों से हारने लगे थे। यदि यही स्थिति जारी रही तो विजेता का ताज वास्तव में झो युआन के सिर पर होगा। जब ऐसा हुआ तो स्वॉर्ड कॉमेट पीक सचमुच हार जाएगा और उसका मिशन निश्चित रूप से विफलता में समाप्त हो जाएगा। दरअसल उसे सजा भी मिलने की संभावना है। इन विचारों ने जू यान की अभिव्यक्ति को और भी बदसूरत बना दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने झो युआन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, झो युआन, एक पल के लिए भी मत सोचो कि स्वॉर्ड कॉमेट पीक को पूरी तरह से हरा देना आपके लिए अच्छा होगा। झो युआन ने अपनी पलकें उठाई। हर कोई जानता है कि हम स्वॉर्ड कॉमेट पीक शिष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और कंगक्सुआन संप्रदाय में आप सबसे खराब संभावित लोगों को अपमानित कर सकते हैं। यदि आप आज चीजों को बहुत दूर ले जाते हैं तो स्वॉर्ड कॉमेट पीक से कोई व्यक्ति निश्चित रूप से आपसे प्रतिशोध लेगा। भविष्य, झो युआन ने लापरवाही से जवाब दिया, वरिष्ठ भाई जू यान, आप कहते हैं कि मैं चीजों को बहुत दूर ले जाता हूँ, लेकिन यह आपकी तलवार कॉमेट पीक है जिसने आज मेरा शिकार करने के लिए इतने सारे सोने के शेष शिष्यों को भेजा है। जू यान एक पल के लिए कठोर हो गई। उनका स्वर जल्द ही नर्म हो गया और उन्होंने कहा, जूनियर भाई झो युआन, मेरे पास एक सुझाव है। जब तक आप अभी हार स्वीकार करते हैं, हमारी स्वॉर्ड कॉमेट पीक आपको एक ऋण देगी, साथ ही जो कुछ भी पहले हुआ था उसे भी लिख देगी, और कोई भी स्वॉर्ड कॉमेट पीक शिष्य कभी भी आपके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा भविष्य में। इसके बारे में क्या ख्याल है? झो युआन अपनी हंसी नहीं रोक सका। कितनी मोटी चमड़ी है ये सोचना कि जू यान ऐसे शब्द कहने में सक्षम होगी। ऐसा लगता है कि मौजूदा स्थिति ने उन्हें भारी दबाव में डाल दिया है। भूल जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि स्वॉर्ड कॉमेट पीक मुझसे ऋणी हो। उसने शांत स्वर में उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया। वह कैसे नहीं जान सका कि उसने आज स्वॉर्ड कॉमेट पीक को नाराज कर दिया है। हालांकि इसके लिए वे स्वयं ही दोषी थे। ये सोचने के लिए कि जू यान उनसे अपनी बची हुई थोड़ी सी गरिमा को बचाने के लिए हार स्वीकार करने के लिए कह रहा था। झो युआन संभवतः इस तरह के बेशर्म अनुरोध पर सहमत नहीं हो सका। स्वॉर्ड कॉमेट पीक एक उभरते सितारे के समान हो सकता है, लेकिन क्या हर कोई एक ही कांगक्सुआन संप्रदाय का हिस्सा था? यदि स्वॉर्ड कॉमेट पीक हद से आगे बढ़ गया तो झो युआन का मानना था कि संप्रदाय के गुरु किंग यांग और अन्य शिखर के गुरु चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। इसके अलावा वह कमजोर इरादों वाला व्यक्ति नहीं था। इस बार स्वॉर्ड कॉमेट पीक की दबंगई ने उसे स्वाभाविक रूप से नाराज कर दिया था। चूंकि आप लोग ही थे जिन्होंने इसे शुरू किया था, इसका परिणाम आप सभी को भुगतना पड़ेगा। झो युआन, बेहतर होगा कि आप अपनी किस्मत को आगे न बढ़ाएं। जू यान का स्वर गुस्से में बदल गया था। उन्होंने पहले ही अपना गुस्सा शांत कर लिया था और विनम्रतापूर्वक पूर्व को मनाने की कोशिश की थी। और फिर भी झो युआन ने हिलने से इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से स्वॉर्ड कॉमेट पीक के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। हालांकि झो युआन अब जवाब देने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जेनेसिस क्यूई को निष्क्रिय करने पर ध्यान केंद्रित किया जिसने उसके शरीर पर आक्रमण किया था। ये देखकर जू यान उत्सुकता से कुछ और बार चिल्लाया। हालांकि उन्हें केवल चुप्पी ही मिली, जिससे उनका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। समय धीरे धीरे इसी तरह बहता गया। इस समय विशाल अगरबत्ती का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। इस समय तक अन्य 9 चोटियों पर लड़ाई पहले ही समाप्त होने वाली थी। केवल सुवान, वांगचेन, जियायू और अन्य 2 पहली सीट वाले गोल्ड सैश शिष्य ही खड़े रह गए थे, क्योंकि वे अपने अनुभवी पर्पल सैश विरोधियों के खिलाफ कड़ा संघर्ष कर रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि वे अधिक समय तक नहीं टिकेंगे। ये देखकर जू यान का चेहरा और भी बदसूरत हो गया और उसने झो युआन को मनाने के लिए एक बार फिर अपना मुंह खोला। हालांकि झो युआन पूरी तरह से अनुत्तरदायी रहा। इस सामग्री का स्रोत ऑडियोबुक 108 है। विशाल अगरबत्ती तेजी से जलने लगी।
जब छड़ी का केवल 10वां हिस्सा बचा था, तो शेष 5 प्रतिभागी अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गए और हार मान ली। जैसे ही अंतिम 5 ने स्वीकार किया, पूरी जगह पर हर नजर झोउ युआन और जू यान के शिखर पर केंद्रित हो गई। जटिल भाव सभी के चेहरों पर छा गए। जब इन निगाहों ने झोउ युआन की ओर देखा, तो उनकी आंखों में प्रशंसा दिखाई दी। चैंपियनशिप की लड़ाई ये देखने की प्रतियोगिता थी कि अनुभवी पर्पल सैश शिष्यों के हाथों कौन सबसे लंबे समय तक टिकेगा। सु वान, वांग चेन, जियायू और बाकियों ने अपरिहार्य को विलंबित करने की पूरी कोशिश की थी। जब अन्य प्रतिभागियों ने अपनी तुलना झोउ युआन से की तो एक बड़ी असमानता दिखाई देगी, क्योंकि उसने अपने चरम पर गतिरोध पैदा कर दिया था। दूसरे शब्दों में, हालांकि झोउ युआन जू यान को हराने में असमर्थ था, जू यान भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सका। एक निश्चित दृष्टिकोण से इसे पहले से ही एक पूर्ण जीत माना गया था। हालांकि इस समय पहाड़ की चोटी पर बैठी युवा आकृति काफी दयनीय थी, लेकिन किसी भी शिष्य ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। इस बैंगनी सैश चयन के दौरान झोउ युआन के प्रदर्शन में कोई भी दोष नहीं ढूंढ सका। कोई कह सकता है कि बैंगनी सैश चयन के बाद झोउ युआन अब कांगकसुआन संप्रदाय में एक किंवदंती बन जाएगा। शिखर चयन समारोह, जेनेसिस रिजर्वायर या सेंट जेनेसिस पीक से उनकी पिछली उपलब्धियां मूल रूप से उनके नवीनतम की तुलना में कुछ भी नहीं थी। बोलने के एक निश्चित तरीके से, झोउ युआन ने इस बैंगनी चयन परीक्षण के दौरान अकेले ही पूरे स्वॉर्ड कॉमेट पीक को कुचल दिया था। एक अकेला व्यक्ति पूरी चोटी को कुचल रहा है। हालांकि यह केवल सोने के सैश शिष्यों के संबंध में था, ये पहले से ही एक उपलब्धि थी जिसने अनगिनत लोगों को प्रशंसा में आहें भरने पर मजबूर कर दिया। झोउ युआन की कसकर बंद आंखें भी इसी क्षण खुल गईं। उसने जू यान पर एक उदासीन नजर डाली और पाया कि उसका चेहरा अब बेहद पीला पड़ गया था और निराशा से भर गया था। ये स्पष्ट था कि जू यान भी समझ गया था कि इस बिंदु से कुछ भी नहीं बदला जा सकता है, और अब वह जो भी कहे वह बेकार होगा। उसने झोउ युआन की ओर घूरकर देखा, दांत पीसते हुए बोला, झोउ युआन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। झोउ युआन अविचल रहा। वह खड़ा हो गया और उसने अपनी हथेली जमीन पर पटक दी, जिससे तेज जेनेसिस क्यूई की धार फूट पड़ी, जिससे पहाड़ की चोटी पर कई गहरे छेद हो गए। जेनेसिस क्यूई, जिसने पहले उसके शरीर पर आक्रमण किया था, अब पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गई थी। जब जू यान ने ये देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि झोउ युआन इतनी जल्दी अपनी जेनेसिस क्यूई को बेअसर कर देगा। झोउ युआन ने जू यान पर नजर डाली। उसके साथ हुई लड़ाई ने उसे एहसास दिला दिया था कि उसमें कितनी कमी है। ये सोचने के लिए कि एक अनुभवी बैंगनी सैश शिष्य ने उसे इतनी दूर धकेल दिया था। वर्ष के अंत में मुख्य शिष्य का चयन निश्चित रूप से कहीं अधिक कठिन होगा, क्योंकि केवल सर्वश्रेष्ठ पर्पल सैश शिष्यों के पास ही भाग लेने की योग्यता होगी। जू यान जैसा कोई व्यक्ति इस तरह के आयोजन में भाग लेने के लिए योग्य भी नहीं हो सकता है। झोउ युआन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि वह आत्मसंतुष्ट नहीं हो सके। यदि जू यान ने उसे कम नहीं आंका होता, तो झोउ युआन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह आखिरी व्यक्ति बन जाएगा। आखिरकार छठी परत के शिष्य को हराना उनके लिए पहले से ही बेहद कठिन था। 7वीं परत को चुनौती देना बहुत ज्यादा था। जब ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, तो झोउ युआन को अचानक एक गर्म और असीम आवाज सुनाई देने से पहले उसकी ओर एक सर्वशक्तिमान दृष्टि का एहसास हुआ। ये संप्रदाय गुरु किंग यांग था। बैंगनी सैश चयन समाप्त हो गया है। इस चयन का चैंपियन सेंट जेनेसिस पीक का झोउ युआन है। जैसे ही तेज आवाज गूंजी, अनगिनत निगाहें झोउ युआन की ओर देखने लगी। कुछ आश्चर्य से भर गए, कुछ सम्मान से भर गए। अंत में असंख्य शिष्यों ने उन संस्कारों का पालन किया जिनका वे हमेशा पालन करते थे, अपनी मुट्ठियां एक साथ जोड़कर झुकना। बधाई हो चैंपियन। 7 चोटियों को हिलाते हुए क्रमबद्ध और स्पष्ट आवाजें पूरे देश में गूंज उठी। केवल इसी क्षण में झोउ युआन का नाम आखिरकार कांगकसुआन संप्रदाय में अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया।
ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 383 तलवार कॉमेट पीक की सजा साल का आखिरी बैंगनी सैश चयन अंततः एक शानदार अंदाज में समाप्त हुआ, हालांकि अंत पूरी तरह से अप्रत्याशित था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि यह खत्म हो गया था, लेकिन परिणामी सदमा काफी समय तक बना रहा। कांगक्सुआन संप्रदाय का प्रत्येक शिष्य अभी भी अपेक्षाकृत भयभीत था। वास्तव में परीक्षण के दौरान जो युआन की उत्कृष्ट उपलब्धियों ने बैंगनी सैश शिष्यों को भी प्रशंसा में आहें भरने पर मजबूर कर दिया। अतीत में ये वही बैंगनी सैश शिष्य जब जो युआन की युद्ध उपलब्धियों के बारे में सुनते थे तो केवल उदासीन अहंकार दिखाते थे और उन्हें तिरस्कारपूर्ण तरीके से सुनते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो युआन के प्रतिद्वंद्वी केवल सोने के सैश शिष्य थे और शायद ही उनके ध्यान के योग्य थे। हालांकि इस चयन परीक्षा के बाद उन्होंने अंततः अपना अहंकारी रवैया वापस ले लिया और जो युआन को उनके समान स्तर का व्यक्ति मानना शुरू कर दिया। आखिरकार चाहे जो युआन ने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, आखिरी हंसी तो उसे ही मिली थी। इसके विपरीत जू यान का अंत काफी दयनीय स्थिति में हुआ था। इसलिए जैसे जैसे बात मुंह से मुंह तक फैलती गई, जो युआन जल्दी ही कांगक्सुआन संप्रदाय में लोकप्रिय हो गया। हालांकि वह केवल एक नव पदोन्नत पर्पल सैश शिष्य था, उसकी प्रसिद्धि कुछ अनुभवी पर्पल सैश शिष्यों से भी अधिक थी। जबकि कांगक्सुआन संप्रदाय के शिष्य बैंगनी सैश चयन में जो युआन की युद्ध उपलब्धियों से आश्चर्यचकित थे, स्वॉर्ड कॉमेट पीक के शिष्य अपनी सबसे अजीब और शर्मिंदा स्थिति में थे। बोलने के तरीके में जो युआन की प्रतिष्ठा में वृद्धि उनकी तलवार कॉमेट पीक की गरिमा की कीमत पर हुई। वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने स्वाभाविक रूप से किसी भी चर्चा से दूर रहना चुना। इसलिए भले ही पूरा कांगक्सुआन संप्रदाय जो युआन पर केंद्रित चर्चाओं से भरा हुआ था, स्वॉर्ड कॉमेट पीक के शिष्यों ने चुप रहना चुना। उसी समय स्वॉर्ड कॉमेट पीक से एक समाचार सामने आया, शिखर से प्रत्येक बैंगनी सैश चयन प्रतिभागी को 1 वर्ष के लिए काले सैश शिष्य के रूप में पदावनत कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, न केवल लेतियान, लू जुवानेन और अन्य गोल्ड सैश शिष्य बैंगनी सैश शिष्य बनने में विफल रहे, बल्कि वे गोल्ड सैश शिष्यों के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में भी विफल रहे और अंत में सबसे निचले रैंक वाले ब्लैक सैश शिष्य में पदावनत हो गए। ये डिमोशन पूरे 1 साल तक चलेगा। इसका उद्देश्य कि उनकी रैंक 1 साल बाद ही बहाल की जाएगी। इस सामग्री का स्रोत ऑडियो बुक 108 है। इसके अलावा अनुभवी पर्पल सैश शिष्य जू यान को भी दंडित किया गया था। उन्हें 1 साल के लिए पर्पल सैश से गोल्ड सैश में पदावनत कर दिया गया। एक तरह से कहें तो ऐसी सजा काफी कड़ी थी। पिछले किसी भी पर्पल सैश चयन परीक्षण के लिए इसी तरह की सजा कभी नहीं दी गई थी। इससे स्पष्ट रूप से उस नाराजगी और गुस्से का पता चला जो पीक मास्टर लिंग जून ने इस परीक्षण के दौरान अपने शिष्यों के दयनीय प्रदर्शन के प्रति महसूस किया था। जब इस मामले की खबर बाहर आई, तो अन्य शिखरों के शिष्य सदमे में आ गए, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए लेतियान और बाकी लोगों के प्रति सहानुभूति हो गई। हालांकि सजा शिखर गुरु लिंग जून का सीधा आदेश था। इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं था जब तक कि संप्रदाय के गुरु किंग यांग आगे नहीं बढ़े और आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। इसके अलावा सभी 7 शिखर स्वतंत्र रूप से चलाए गए थे। प्रत्येक शिखर के स्वामी का अपने शिखर के किसी भी मामले पर अंतिम निर्णय होता था। इसलिए संप्रदाय के गुरु किंग यांग भी ऐसे मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करेंगे। परिणाम स्वरूप लेतियान, लू जुवानेन, जू यान और बाकियों के पास 1 साल तक सजा भुगतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वॉर्ड कॉमेट पीक में माहौल हाल ही में थोड़ा दमघोंटू हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पीक मास्टर लिंग जून अच्छे मूड में नहीं थे, जिसके कारण कई बुजुर्गों को सावधानी से काम करना पड़ा ताकि उनका क्रोध न भड़के। नतीजतन बुजुर्गों के शिष्य और भी अधिक सतर्क थे और उन्होंने कोई भी परेशानी पैदा करने से बचने की पूरी कोशिश की। आखिरकार उन सभी ने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि लेतियान, जुयान, लू जुवानेन और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था। स्वॉर्ड कॉमेट पीक में एक निश्चित ऊंची चोटी, एक पत्थर के मंडप के अंदर 2 युवक एक दूसरे के सामने बैठे थे।
उनमें से एक ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी उपस्थिति असाधारण थी। ये स्वॉर्ड कॉमेट पीक का कोन शेंग था। उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसकी आंखें लंबी थी और शरीर से तेज और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। स्वाभाविक रूप से पूरे स्वॉर्ड कॉमेट पीक में एकमात्र शिष्य जिसके पास कोन शेंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठने की योग्यता थी, वह दूसरा चुना हुआ झाओ झू था। संभवतः आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने हमारे स्वॉर्ड कॉमेट पीक शिष्यों को बैंगनी सैश चयन में झो युआन के साथ एकजुट होने के लिए उकसाया था। कोन शेंग ने झाओ झू पर नजर डालते हुए कहा। हालांकि जू यान ही वह व्यक्ति था जो इस विचार के साथ आया था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह ले तियान और बाकी लोगों को अकेले अपने प्रभाव का पूरी तरह से पालन करा सके। झाओ झू ने बेबसी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वे वास्तव में बेकार हैं। वे इतनी छोटी बात का भी ध्यान नहीं रख सकते। कोन शेंग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने ये पहले भी कहा है, झो युआन के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कार्यों ने केवल उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। झाओ झू ने अपने हाथ में सफेद जैड जैसे टुकड़े को धीरे से रगड़ा, जैसे उसने लापरवाही से कहा, ये ले तियान के लिए केवल एक अपमानजनक टिप्पणी थी। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर उसने आगे कहा, फिर भी मैं लापरवाह था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह केवल एक छोटी सी बात होगी। हालांकि ये पता चला है कि झो युआन वास्तव में काफी सक्षम है। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे एक उज्ज्वल और भयंकर चमक उनमें चमक उठी। उन्होंने वास्तव में ईमानदारी से विश्वास किया था कि यह महज एक महत्वहीन मामला था। वास्तव में उस दिन ले तियान से बात करने के बाद वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उनकी राय में झो युआन के लिए उसके कद के किसी व्यक्ति द्वारा अनादरपूर्वक उल्लेख किया जाना पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटी सी बात के कारण उनकी स्वॉर्ड कॉमेट पीक को हार का सामना करना पड़ेगा। कोन शेंग ने धीरे से कहा, पीक मास्टर इस बार काफी क्रोधित थे और ले तियान और बाकी लोगों को 3 साल के लिए दंडित करने की योजना बना रहे थे। सौभाग्य से मैं उन्हें इसे 1 साल के लिए हल्का करने के लिए मनाने में कामयाब रहा। हालांकि उन्होंने लापरवाही से बात की, लेकिन ये तथ्य कि वह पीक मास्टर की राय को बदलने में सक्षम थे, ये दर्शाता है कि पीक मास्टर उन्हें कितना महत्व देते थे। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे कई बुजुर्ग भी हासिल नहीं कर पाए। जब झाओ झू ने ये शब्द सुने तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की भावना झलक उठी। यद्यपि वे दोनों चुने हुए थे, वह जानता था कि पीक मास्टर की स्पष्ट रूप से कोन शेंग के बारे में उच्च राय थी। झाओ झू ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझे ले तियान और बाकी लोगों की ओर से वरिष्ठ भाई को धन्यवाद देना चाहिए। कोन शेंग ने अपना हाथ हिलाया, इससे पहले कि वह दूर देखने के लिए धीरे से अपना सिर उठाता। हालांकि उसके सुंदर परिभाषित चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज का स्वर थोड़ा ठंडा हो गया। हालांकि यह काफी समय हो गया जब हमारी स्वॉर्ड कॉमेट पीक को इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। झो युआन वास्तव में एक बछड़ा है जो बाघों से नहीं डरता। ये सोचने के लिए कि वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मेरी तलवार कॉमेट पीक पर कदम रखने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में सोचता है कि वह कुछ खास है। झाओ झू ने हंसते हुए कहा, क्या हमें उसे सबक सिखाने का मौका मिलना चाहिए? कोन शेंग ने असहायता से उत्तर दिया, बच्चा अभी भी हमसे बहुत नीचे है और हम उसे व्यक्तिगत रूप से सबक सिखाने के लिए अपनी गरिमा को खत्म नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त वह एक पल के लिए रुका, फिर उसने कहा, उसकी साथी झो जियाओ एक पहेली है। मुझे आश्चर्य है कि वह कहां से आती है। झाओ झू ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और उन्होंने लापरवाही से कहा, मैंने सुना है कि वह केवल जेनेसिस रून्स में ही अच्छी है और उसके पास कोई जेनेसिस क्यूई खेती नहीं है। हालांकि उसके पास क्षमता है। वरिष्ठ भाई उसकी इतनी प्रशंसा करके उसे अधिक महत्व दे रहा है। अगर मैं भविष्य में उससे टकराता हूं, तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि क्या मेरी तलवार तेज है या उसकी जेनेसिस रून्स। कोन शेंग ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया।
वह जानता था कि झाओ झू एक घमंडी व्यक्ति था और उसने इस विषय पर आगे नहीं बोलने का फैसला किया। इसके बजाय उसने पहाड़ से नीचे देखा और सोचा, मैंने सुना है कि बुजुर्ग लू होंग आज स्वॉर्ड कॉमेट पीक का दौरा करेंगे। ओह, झाओ झू ने अपनी निगाहें उठाईं। यह शायद पीक मास्टर का आदेश है। कोन शेंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उन्होंने कहा, हमारे पीक मास्टर चेहरे की बहुत परवाह करते हैं। चूंकि सेंट जेनेसिस पीक ने हमारी तलवार कोमेट पीक को हरा दिया था, इसलिए वह संभवतः जा रहे हैं इसके बारे में कुछ करने के लिए। इसके अलावा बड़े लू होंग के गुट, जो कभी हमारे स्वॉर्ड कॉमेट पीक के थे, को सेंट जेनेसिस पीक की मुख्य शिष्य सीट लेने और सेंट जेनेसिस पीक का शीर्ष गुट बनने के लिए कहने के अलावा इससे बेहतर कदम क्या हो सकता है, अन्य दो गुटों को पूरी तरह से दबा दिया जाए। एक बार जब बड़े लू होंग का गुट सेंट जेनेसिस पीक का मास्टर गुट बन जाता है, तो झो युआन को हमारा गोफा बनाने के लिए मास्टर गुट का एक आदेश ही काफी होगा, जिसका पालन करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। झाओ झू स्तब्ध था। इसके तुरंत बाद वह ऐसे मनोरंजक दृश्य की कल्पना करके अपनी हंसी नहीं रोक सका। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमारा पीक मास्टर हमसे अलग स्तर पर है। चूंकि सेंट जेनेसिस पीक के कारण हमारी स्वॉर्ड कॉमेट पीक को हार का सामना करना पड़ा, इसलिए पीक मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में सेंट जेनेसिस पीक हमेशा हमारी स्वॉर्ड कॉमेट पीक से नीचे रहे। दूसरे पक्ष की आंखों में मुस्कान देखकर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। साथ ही वे अपने चरम गुरु के तरीकों की भी प्रशंसा करते थे। दरअसल वे उस दिन का इंतजार करने लगे थे। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 384 इनाम सेंट जेनेसिस पीक, दाओ सीकर हॉल। आज इस स्थान का उपयोग करने की बारी शेन ताइवान की थी। नतीजतन हॉल में माहौल काफी खुशनुमा था। कंगक्सुआन संप्रदाय के कई शिष्यों में से जो अभी भी बैंगनी सैश चयन परीक्षण में झो युआन की युद्ध उपलब्धियों पर उत्साहित थे, शेन ताइवान के शिष्य संभवतः सबसे अधिक उत्साहित थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पिछले कुछ दिनों में उनके गुट के शिष्यों को एहसास हुआ कि संप्रदाय में उन्हें पहले की तुलना में बहुत अधिक ध्यान मिल रहा है। वास्तव में अन्य शिखरों के शिष्य भी कभी कभी कुछ चीजों के बारे में पूछताछ करने के लिए आते थे। ऐसी स्थिति मूल रूप से अतीत में अकल्पनीय थी, जहां दूसरों को ये जानने पर बातचीत में रुचि कम हो जाती थी कि वे सेंट जेनेसिस पीक से हैं। इसके अलावा अन्य शिष्य अक्सर शेन ताइवान के शिष्यों को हेय दृष्टि से देखते थे, कभी कभी अवमानना को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाते थे। आखिरकार हर कोई जानता था कि सेंट जेनेसिस पीक कांगक्सुआन संप्रदाय में सबसे दयनीय चोटी थी। हालांकि बैंगनी चयन परीक्षण में झो युआन के प्रदर्शन ने प्रत्येक शिष्य को सेंट जेनेसिस पीक पर फिर से ध्यान देने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही वे अब सेंट जेनेसिस पीक में शेन ताइवान के गुट के बारे में भी जानते थे। इससे शेन ताइवान के कई शिष्यों का उत्साह बढ़ा, जो लगभग नजरअंदाज किए जाने के आदी हो चुके थे। अपने उत्साह में वे मदद नहीं कर सके और लगातार हॉल के सामने एक निश्चित स्थान की ओर अपनी निगाहें गड़ाए रहे। आखिरी बैंगनी चटाई पर एक युवा और पतला व्यक्ति बैठा था, जिसकी कमर पर बैंगनी रंग का पट्टा था। ये स्वाभाविक रूप से झो युआन था। पर्पल सैश चयन परीक्षण के बाद झो युआन को पर्पल सैश शिष्य के रूप में सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया। इसलिए वह अब पहली सीट वाले सोने के सैश शिष्य नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अब बैंगनी सैश शिष्यों के बीच जगह थी। भले ही झो युआन ने पर्पल सैश चयन के दौरान जो ताकत दिखाई थी, उसने उसे पर्पल सैश शिष्यों की मध्य रैंकिंग में रखने की अनुमति दी, लेकिन उसने उस स्थिति को अस्वीकार कर दिया जो शेन ताइवान ने उसके लिए व्यवस्थित की थी। इसके बजाय उसने बैंगनी सैश के बीच अंतिम स्थान पर रखा जाना चुना। कई शिष्यों के लिए एक की सीट उसके पद और स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि झो युआन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। उनकी नजर में जब तक वह बैंगनी सैश शिष्य बन सकते थे, तब तक उनकी सीट की स्थिति कोई मायने नहीं रखती थी। इसके अलावा आखिरी सीट चुनने से उन्हें कुछ अन्य शिष्यों को खुश करने की अनुमति मिली और उन्हें यह महसूस करने से रोका गया कि वह बहुत दबंग थे, हालांकि उनके पास वर्तमान में ऐसा होने की योग्यता थी।
कभी कभी लोग ऐसे ही होते थे। जब आपके पास ताकत थी लेकिन आपने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया, तो दूसरों को लगेगा कि आप विनम्र और दयालु हैं, जिससे वे आपके बारे में अनुकूल राय बना सकेंगे। जैसा कि झो युआन ने भविष्यवाणी की थी, आखिरी सीट लेने के उनके फैसले के कारण कई पर्पल सैश शिष्य आभारी हुए और यहाँ तक कि उनकी प्रशंसा भी की। परिणाम स्वरूप शेन ताइवान के गुट में झो युआन का प्रभाव बढ़ने लगा। वास्तव में कई उच्च रैंक वाले शिष्य जब भी उनसे मिलते थे तो बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। जब हॉल इस गर्म माहौल में स्नान कर रहा था, तो झो युआन को देखते ही शेन ताइवान के आमतौर पर सख्त चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। नो एन जीरो वेल अध्याय ऑडियोबुक 108.co/m पर प्रकाशित होते हैं। उसकी दृष्टि संतुष्टि और आनंद से भर गई। पर्पल सैश चयन परीक्षण के दौरान झो युआन ने वास्तव में उसका सामना किया था। वास्तव में अन्य शिखरों पर उनका सामना करने वाले कुछ बुजुर्गों ने ऐसे उत्कृष्ट अंकुर के होने पर अपनी ईर्ष्या भी दिखाई, जो भविष्य में संभावित रूप से 10 चुने हुए लोगों में से एक बन जाएगा। झो युआन जैसा प्रतिभाशाली शिष्य आखिरकार आसानी से नहीं मिलता था। झो युआन, शेन ताइवान ने मुस्कुराते हुए दयालु स्वर में कहा, संप्रदाय गुरु ने आज आपका इनाम देने के लिए किसी को भेजा है। उसकी हथेली पर रोशनी चमकी, जैसे एक खुला हुआ जेड बॉक्स दिखाई दिया। एक हरी जेड जैसी गोली चुपचाप उसके भीतर बैठी थी। एक तेज खुशबू फैल गई, जिससे ऐसा लगा मानो पूरे हॉल में जेनेसिस क्यूई एक पल में समृद्ध हो गई हो। जेनेसिस स्टार गोली, वह पुरस्कार जो केवल पर्पल सैश चयन परीक्षण के चैंपियन को दिया गया था। वाह! हॉल में मौजूद कई शिष्य जब बक्से को देख रहे थे तो उनकी लार टपकने लगी थी। यहाँ तक कि झो ताई, झांग यान जैसे बैंगनी सैश शिष्यों की आंखें भी इच्छा से जल उठी। आखिरकार यह जेनेसिस स्टार पिल थी, जिसे कई लोग अल्फा ओरिजिन चरण की चमत्कारिक गोली के रूप में जानते थे। अल्फा ओरिजिन चरण एक ऐसा चरण था जहां व्यक्ति को अपनी नींव बनाते रहना होता था। किसी की नींव जितनी मजबूत होगी, भविष्य में दिव्य निवास चरण में प्रवेश करने पर उसका दिव्य निवास उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। चूंकि जेनेसिस स्टार पिल किसी की नींव को मजबूत कर सकती है, कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि यह किसी भी अल्फा ओरिजिन व्यवसाय के लिए कितना आकर्षक है। हालांकि इस गोली का निर्माण करना काफी कठिन काम था, इसलिए केवल वे शिष्य जिन्होंने बहुत योगदान दिया या अद्भुत उपलब्धियां हासिल की, वे ही इसे प्राप्त कर सकेंगे। कम से कम हॉल में मौजूद किसी भी शिष्य को कभी भी इसका आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला था। झो युआन ने भी अपना सिर उठाया और जेड बॉक्स में हरी गोली को देखा, जैसे उसकी आंखों में इच्छा चमक उठी। चैंपियनशिप खिताब के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत क्यों की, इसका कारण प्रसिद्धि के लिए नहीं था, बल्कि इस जेनेसिस स्टार पिल के लिए था। उन्हें विश्वास था कि इस गोली से वह चौथी परत अल्फा ओरिजिन स्टेज तक जरूर पहुंच जाएंगे। जू यान के साथ उनकी लड़ाई ने उन्हें एक मजबूत जेनेसिस क्यूई फाउंडेशन का महत्व सिखाया। यदि झो युआन को चौथी परत अल्फा ओरिजिन चरण में आगे बढ़ने के बाद जू यान से फिर से लड़ना पड़ा, तो झो युआन को विश्वास था कि जू यान के लिए उसे हराना मुश्किल होगा, भले ही जू यान खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हो। इसके अलावा, चूंकि यह केवल संप्रदाय के भीतर की लड़ाई थी, न कि जीवन और मृत्यु का संघर्ष, झो युआन के लिए सिल्वर शैडो का उपयोग करना अनुचित होगा। सच कहूं तो झो युआन के लिए जू यान को मारना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। शेन ताइवान की आस्तीन की एक लहर के साथ जेड बॉक्स अनगिनत ईर्ष्यालु निगाहों के तहत झो युआन के सामने गिरा। झो युआन दोनों हाथों से आगे बढ़ा और अपने होठों को गीला करते हुए सम्मानपूर्वक बॉक्स प्राप्त किया। दिखता है जैसे उसे जेनेसिस स्टार पिल को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए एकांत साधना में जाने का अवसर ढूंढना चाहिए। झो युआन को जेनेसिस स्टार पिल देने के बाद शेन ताइवान ने मुस्कुराते हुए कहा, झो युआन, अब जब आप एक बैंगनी सैश शिष्य हैं, तो संप्रदाय के नियमों के अनुसार सेंट जेनेसिस पीक आपको निम्न स्तरीय ग्रेड 6 क्यूई प्रदान करेगा। खेती की तकनीक जो आपको निम्न स्तरीय ग्रेड 6 जेनेसिस क्यूई की खेती करने की अनुमति देती है। झो युआन स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि वह तुरंत अजीब तरह से मुस्कुराए।
चूंकि उसने पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र का अभ्यास किया था, इसलिए वह कोई अन्य क्यूई साधना तकनीक नहीं सीख सका। इसके अलावा उनकी ओमनी पायथन क्यूई पहले से ही चरम ग्रेड 6 जेनेसिस क्यूई थी। निम्न स्तरीय ग्रेड 6 जेनेसिस क्यूई की तुलना संभवतः इससे नहीं की जा सकती। जब शेन ताइवान ने झो युआन की मुस्कान देखी, तो उन्होंने जारी रखा, मुझे पता है कि आपकी मुलाकात सौभाग्यशाली रही है, और मुझे निम्न स्तरीय ग्रेड 6 क्यूई साधना पद्धति की परवाह नहीं है। हालांकि यह आखिरकार नियम है, और मैं केवल औपचारिकतावश पूछ रहा हूँ। वह एक पल के लिए रुके, इससे पहले उन्होंने कहा, ये सभी नए पदोन्नत पर्पल सैश शिष्यों को दिया जाने वाला इनाम होना चाहिए। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये केवल आपके लिए किसी अन्य रूप में मुआवजा देने के लिए समझ में आता है। मैंने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है हमारे सेंट जेनेसिस पीक के प्राचीन मैनुअल टॉवर में आपको प्रवेश की अनुमति देने की आशा में संप्रदाय गुरु से एक अनुरोध। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितामह ने एक बार प्राचीन मैनुअल टॉवर में खेती की थी, और यह कई आश्चर्यों और रहस्यों का स्थान है। प्रवेश करने वाले कई शिष्यों को जेनेसिस क्यूई तकनीक, जेनेसिस हथियार, जेनेसिस खजाने दिए गए थे। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक भी प्राप्त कर सकते हैं। उनके शब्दों से तुरंत हॉल में हंगामा मच गया। इस बार यहाँ तक कि झो ताई, झांग्यान और अन्य बैंगनी सैश शिष्य भी मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। प्राचीन मैनुअल टॉवर बोलने के तरीके में उनके सेंट जेनेसिस पीक का खजाना था, और यहाँ तक कि बड़ों के पास भी इसे खोलने का अधिकार नहीं था। इसे खोलने का एकमात्र तरीका संप्रदाय गुरु को अनुरोध प्रस्तुत करना था। इन वर्षों में केवल कुछ ही शिष्यों ने टॉवर में प्रवेश किया था, और किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शेन ताइवान झो युआन के लिए संप्रदाय गुरु से अनुरोध करेगा। इस तरह के व्यवहार ने वास्तव में व्यक्ति को ईर्ष्या से हरा कर दिया। शेन ताइवान ने अन्य शिष्यों को नजरअंदाज कर दिया, केवल झो युआन पर ध्यान केंद्रित किया और मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या आप इच्छुक हैं? झो युआन भी इसी तरह हैरान था। इसके तुरंत बाद उन्होंने शेन ताइवान को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। पहला व्यक्ति वास्तव में इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि दूसरे ने उसकी कितनी सराहना की और उसका ख्याल रखा। झो युआन ने चेहरे पर कृतज्ञ मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये शिष्य इच्छुक है। धन्यवाद शिक्षक शेन। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 385। उस समय का बच्चा प्राचीन मैनुअल टॉवर सेंट जेनेसिस पीक के सीलबंद मुख्य शिखर के नीचे स्थित था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अगले दिन शेन ताइवान के नेतृत्व के साथ झो युआन एक बार फिर सीलबंद मुख्य शिखर पर पहुंच गया। पहाड़ की तलहटी में एक थोड़ा जीर्ण शीर्ण प्राचीन मीनार खड़ी थी, जो समय के साथ छोड़े गए निशानों से ढकी हुई थी। साधारण कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति प्राचीन मीनार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर हाथ में झाड़ू लिए खड़ा था, और ऐसा लग रहा था मानो वह सो जाने वाला हो। ये आदरणीय बूढ़ा हुआन था। कार्यवाहक झो युआन से तब मुलाकात हुई जब वह पहली बार सेंट जेनेसिस पीक पर आया था। झो युआन शेन ताइवान के पीछे चला गया और उस राजसी मुख्य चोटी को देखने के लिए अपना सिर उठाया। हरे भरे जंगल में धुंध घूम रही थी, जो इसे एक रहस्यमय रूप दे रही थी। हल्की चमकती दौड़ें हवा में स्पंदित हो रही थी, जिससे एक गहरी और शक्तिशाली आभा उत्पन्न हो रही थी, जिससे कोई भी आसानी से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुहरबंद मुख्य शिखर। झो युआन के दिल में लहरें उठी। दूसरा सेंट रून मुख्य शिखर के भीतर कहीं था। दुर्भाग्य से, हालांकि यह उसकी आंखों के ठीक सामने लग रहा था, फिर भी उसके और सेंट रून के बीच एक बड़ी खाई थी जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। मुख्य शिखर में प्रवेश करने के लिए उन्हें सेंट जेनेसिस पीक का मुख्य शिष्य बनना था, और यह अभी भी उनके लिए एक रास्ता था। ओल्ड जुबान। जब झो युआन अंदर आहें भर रहा था, शेन ताइवान ने प्राचीन टॉवर के सामने उनिंदा दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और सम्मानपूर्वक उसकी ओर झुक गया। भले ही बूढ़े व्यक्ति के शरीर से कोई जेनेसिस क्यूई कंपन नहीं थे, वरिष्ठता के संदर्भ में संप्रदाय गुरु को भी इस व्यक्ति को सम्मान देना होगा।
बोलने के तरीके में बूढ़ा हुआन ही वह व्यक्ति था जिसके पास था सबसे लंबे समय तक पितृसत्ता कैंग हुआन के साथ रहे। ऑडियो बुक 108 पर न्यू अध्याय खोजे। बुजुर्ग व्यक्ति ने शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आंखें और कान बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए शेन ताइवान को अपनी आवाज बढ़ानी पड़ी और कुछ और बार पुकारना पड़ा। बूढ़ा आदमी अंततः जाग गया। उसने अपनी धुंधली आंखें उठाकर शेन ताइवान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कर्कश स्वर में कहा, "ये बड़ा शेन है।" शेन ताइवान ने सिर हिलाया। खुशियों में समय बर्बाद किए बिना उन्होंने झो युआन की ओर इशारा किया और कहा, "आदरणीय बूढ़े हुआन, एक शिष्य है जो प्राचीन मैनुअल टॉवर में प्रवेश करना चाहता है।" बूढ़े जुआन ने झो युआन पर नजर डाली। उस पल में झो युआन ने महसूस किया कि पूर्व की निगाहें एक सेकंड के लिए रुक गई थी। बूढ़े हुआन ने धीरे से कहा, "छोटे बच्चे, क्या तुम कुछ समय पहले ही भीतरी पहाड़ों पर नहीं पहुंचे थे? ये सोचने के लिए कि अब तुम्हारे पास प्राचीन मैनुअल टॉवर में प्रवेश करने की योग्यता है, ऐसा लगता है कि तुम काफी सक्षम हो।" शेन ताइवान ने मुस्कुराते हुए कहा, "झो युआन वास्तव में काफी प्रतिभाशाली है। वह नवीनतम बैंगनी सैश चयन का चैंपियन है। यही कारण है कि संप्रदाय मास्टर ने उसे प्रवेश देने के लिए इस बार एक अपवाद बनाया है।" बूढ़े हुआन ने सिर हिलाया। बिना किसी देरी के उसने अपना झुर्रीदार हाथ बढ़ाया और कहा, "मुझे संप्रदाय गुरु का टोकन दे दो।" शेन ताइवान ने तुरंत एक चमकता हुआ जेड टोकन प्राप्त किया। बूढ़े हुआन ने जेड टोकन लिया और काफी देर तक उसे देखता रहा। आखिरकार उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने अपने पीछे के प्राचीन दरवाजे को धीरे धीरे धकेलने से पहले धीरे धीरे अपनी झाड़ू से खुद को खड़ा किया। चरमराहट। बड़े दरवाजों के पीछे घना काला अंधेरा था। प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे ये काफी रहस्यमय प्रतीत होता था। छोटी सी प्राचीन मैनुअल टॉवर वह जगह है जहां अतीत में मास्टर ने खेती की थी। इस स्थान पर आप जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वह आपके भाग्य और भाग्य पर निर्भर करेगा। यदि किसी का भाग्य खराब है तो खाली हाथ जाना असामान्य नहीं है। झो युआन ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध ली, ये दर्शाते हुए कि उसने बूढ़े व्यक्ति की शिक्षाओं को स्वीकार कर लिया है। फिर उसने शेन ताइवान की ओर देखा, जो मुस्कुराया और अपने शिष्य की ओर सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के झो युआन आगे बढ़ गया और प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। एक गहरी सांस के साथ वह अंदर चला गया, क्योंकि अंधेरा उसकी ओर बढ़ रहा था और उसके पूरे शरीर को निगल रहा था। ये देखकर कि झो युआन प्राचीन मैनुअल टॉवर में प्रवेश कर चुका है, बूढ़ा हुआन लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर बैठ गया और अपनी आधी नींद की स्थिति में लौटते हुए अपनी झाड़ू को गले लगा लिया। शेन ताइवान जाने से पहले बूढ़े हुआन की ओर झुके। मुख्य शिखर का तल एक बार फिर शांतिपूर्ण मौन में उतर आया। ये चुप्पी कुछ समय तक चली, फिर अचानक कदमों की आवाज से टूट गई जब एक आकृति उसकी पीठ के पीछे हाथ रखकर पास आए। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और एक सुंदर युवक की तरह दिख रहा था, जबकि उसकी त्वचा से जेड जैसी चमक निकल रही थी। ये स्वॉर्ड कॉमेट पीक के पीक मास्टर लिंग जून थे। बूढ़े जुबान की पलकें धीरे से कांपने लगी। इससे पहले कि वह अपना सिर उठाता, उसकी धुंधली आंखें सफेद वस्त्र पहने युवक पर टिक गई। फिर उसने अपनी नजरें हटा ली और मूर्ति की तरह शांत हो गया, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसका अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था। पीक मास्टर लिंग जून को इस बात से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। वह बूढ़े जुबान के पास खड़ा था। उसने खुले हुए प्राचीन मैनुअल टॉवर पर नजर डाली और पूछा, झो युआन नामक छोटा व्यक्ति प्रवेश कर गया है? बूढ़े हुआन ने उत्तर नहीं दिया। पीक मास्टर लिंग जून को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार यह एक सामान्य प्रश्न था। भले ही झो युआन ने बैंगनी सैश चयन में अपनी तलवार कोमेत पीक को सभी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उनके कद का कोई व्यक्ति एकमात्र शिष्य से निपटने के लिए खुद को कम कर सके। वह स्पष्ट रूप से झो युआन के लिए यहाँ नहीं था। जैसे ही वह बूढ़े हुआन के पास खड़ा हुआ, उसने रहस्यमयी धुंध भरी मुख्य चोटी को देखने के लिए अपना सिर उठाया।
कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, मुझे वास्तव में याद आता है कि उस समय ये जगह कितनी भव्य थी। जब श्रीमान व्याख्यान देते थे तो पूरे कांगकसुआन स्वर्ग से अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञ यहाँ एकत्र होते थे। पीक मास्टर लिंग जून की आवाज नर्म हो गई और उन्होंने आगे कहा, सेंट जेनेसिस पीक बहुत लंबे समय से दयनीय स्थिति में है। मेरा मानना है कि हमें श्रीमान को श्रद्धांजलि देने के तरीके के रूप में इसे इसके पूर्व गौरव पर बहाल करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। बूढ़ा जुबान उदासीन था, मानो उसकी धुंधली आंखें समय के साथ जमी हुई थी। पीक मास्टर लिंग जून ने अपना सिर नीचे किया और बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, ओल्ड जुबान, आप हमेशा यहाँ सेंट जेनेसिस पीक पर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मुहर कब लगेगी? उठाया। बूढ़े जुबान ने अपनी झाड़ू को गले से लगा लिया और अंततः उसकी कर्कश आवाज सुनाई दी, इसे स्वाभाविक रूप से तब उठाया जाएगा जब इसे उठाया जाना होगा। पीक मास्टर लिंग जून ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये वही उत्तर था जो बूढ़ा हुआन हमेशा देता था। ओल्ड जुबान, हमें चुपचाप खड़े नहीं रहना चाहिए और सेंट जेनेसिस पीक को गिरते नहीं रहने देना चाहिए। आखिरकार ये श्रीमान की पसंदीदा जगह थी, पीक मास्टर लिंग जून ने कहा। बूढ़े हुआन ने पहले वाले पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसने कहा, यदि आप वास्तव में मास्टर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको उसका बदला लेना चाहिए। ये सेंट जेनेसिस पीक को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने से कहीं बेहतर होगा। पीक मास्टर लिंग जून ने कड़वी हंसी उड़ाए और कहा, ओल्ड जुबान, वर्तमान कांगकसुआन संप्रदाय अब वैसा संप्रदाय नहीं है जैसा कि तब था जब श्रीमान आसपास थे। कांगकसुआन स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय अब हमारा कांगकसुआन संप्रदाय नहीं है, बल्कि पवित्र महल है। वो एक क्षण के लिए चुप हो गया और सीलबंद मुख्य शिखर की ओर देखता रहा। फिर उसने कहा, उससे बदला लेने का एकमात्र तरीका यह है कि अगला स्वर्ग गुरु हमारे कांगकसुआन संप्रदाय से आए, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें मोहर की आवश्यकता होगी जो कांगकसुआन स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कांगकसुआन सेंट स्टाम्प जो कभी श्रीमान के कब्जे में था। हालांकि श्रीमान की मृत्यु के बाद कांगकसुआन सेंट स्टैंप गायब हो गया। उसने धीरे से आह भरी, इससे पहले कि उसकी नजर बूढ़े हुआन पर पड़ी। उसकी आंखों में आशा की एक किरण उभर आए और उसने कहा, ओल्ड जुबान, आप श्रीमान के अंतिम क्षणों में उनके साथ थे। क्या आप नहीं जानते कि कांगकसुआन सेंट स्टैंप कहाँ है? यदि हमारा कांगकसुआन संप्रदाय कांगकसुआन सेंट स्टैंप का उपयोग कर सकता है तो हम पवित्र महल से भी नहीं डरेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी कर्कश आवाज में कहा गया, कांगकसुआन सेंट स्टैंप की उत्पत्ति इस स्वर्ग से हुई है और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। मैं कैसे जान सकता हूँ कि यह कहाँ है? पीक मास्टर लिंग जून की आंखों की रोशनी कम हो गई। बूढ़े जुबान ने धीरे से झाड़ू को अपने आलिंगन में सहलाया और कांपती आवाज में कहा, इतने वर्षों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो कांगकसुआन संत स्टाम्प की सबसे अधिक परवाह करते हैं, यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु से भी अधिक बाकी का। उसने अपना सिर उठाया और शिखर मास्टर लिंग जून पर नजर डाली। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? पीक मास्टर लिंग जून थोड़ा अचंभित थे। उन्होंने अपने इरादों को नहीं छिपाया और उत्तर दिया, जो कांगकसुआन सेंट स्टैंप को नियंत्रित करता है वह स्वर्ग का स्वामी बन सकता है। ये कौन नहीं चाहता? इसके अलावा यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं श्रीमान का बदला ले सकूंगा। बूढ़ा हुआन क्या सोचता है? बूढ़े हुआन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, आप अनुपयुक्त हैं। पीक मास्टर लिंग जून का स्वर शांत और अपरिवर्तित रहा जब उन्होंने उत्तर दिया, बूढ़े हुआन, मैं अब उस समय का छोटा लड़का नहीं रहा। बूढ़े हुआन ने अपना बुजुर्ग चेहरा उठाया और रहस्यमयी धुंध भरी चोटी पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी कर्कश आवाज आने से पहले वह काफी देर तक चुप रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप वही छोटे लड़के नहीं हैं जो श्रीमान की सेवा करते थे। यही कारण है कि आप अनुपयुक्त हैं। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 386 खजाना चुनना। जैसे ही झोउ युआन ने प्राचीन मैनुअल टॉवर में कदम रखा, तुरंत अंधेरा छा गया। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं रहा।
क्योंकि तारों की रोशनी तेजी से उसके पैरों के नीचे से उठी और बाहर की ओर फैल गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसके सामने तारों से जगमगाता हुआ एक रास्ता दिखाई दिया। अनगिनत चमकती गेंदें बुलबुले की तरह रास्ते के किनारों पर तैर रही थी। जब झो युआन ने इन चमकती बुलबुले जैसी गेंदों को करीब से देखा, तो वह उनके भीतर किसी प्रकार की वस्तु की हल्की छाया देख सका। अंदर की वस्तुएं जेनेसिस क्यूई तकनीक, जेनेसिस रून्स, जेनेसिस हथियार होनी चाहिए। झो युआन ने विचार किया। हालांकि उसके पास गेंदों की सामग्री जानने का कोई तरीका नहीं था। ऐसे में उनके पास उनकी कीमत का अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लगता है कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि यह किसी के भाग्य पर निर्भर है। झो युआन ने कड़वी हंसी दी। एक चमकती हुई गेंद चुनकर भेजी जाएगी, चाहे वह खाली ही क्यों न निकली हो। झो युआन चमकती गेंदों को देखते हुए झिझक रहा था, तुरंत अपनी पसंद नहीं बना रहा था। इसके बजाय उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उन गेंदों से बचते हुए जो उसके आगे बढ़ने पर उसकी ओर आती थी। उसने पहले चारों ओर ठीक से देखने की योजना बनाई। जैसे जैसे उसकी नजर चारों ओर घूमती गई, वह चलता रहा। इस बीच उनके स्पिरिट सेंस भी गेंदों में झांकने की कोशिश में पहुंच गए। हालांकि उसके प्रयास निरर्थक थे, मानो गेंदें उसकी आत्मा की इंद्रियों को अवरुद्ध करने में सक्षम थीं। परिणाम स्वरूप झो युआन की मध्य शारीरिक अवस्था की आत्मा भी उनके भीतर के रहस्यों को जानने में विफल रही। क्या मैं यादृच्छिक रूप से केवल एक ही चुन सकता हूँ? झो युआन ने भौहें चढ़ा दी। यदि उसने ऐसा किया, तो वह सब कुछ संयोग पर छोड़ देगा। उसके लिए प्राचीन मैनुअल टॉवर में प्रवेश करने का अवसर पाना आसान नहीं था, और अगर उसने वास्तव में सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया तो यह वास्तव में बर्बादी जैसा महसूस हुआ। वह कुछ देर तक बुदबुदाता रहा। उसके बाद अचानक एक खास विचार उसके दिमाग में आया। यदि सामान्य तरीके काम नहीं करते हैं, तो डिकोडा सेंट रून के बारे में क्या? उन्होंने तुरंत अपने विचारों पर अमल किया और उनकी पुतलियों की गहराई में स्थित डिकोडा सेंट रून घूमने लगा। जैसे ही वह घूमा, उसने फिर से तैरती हुई चमकती गेंदों की ओर अपनी नजर डाली। उसे खुशी हुई जब उसने गेंदों के अंदर अलग अलग तीव्रता की रोशनी दिखाई दी। हालांकि वह अभी भी यह नहीं बता सका कि ये वस्तुएं क्या थीं। अब वह भीतर स्पंदित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर इन वस्तुओं की गुणवत्ता का अनुमान लगा सकता है। देखने से साफ लग रहा था कि रोशनी जितनी तेज होगी, सामान उतना ही अच्छा होगा। ऐसी कई गेंदें भी थीं जो पूरी तरह से खाली थीं, उनमें कोई रोशनी नहीं थी। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं था, और जो कोई भी उनमें से किसी एक को उठाएगा वह खाली हाथ चला जाएगा। झो युआन के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। डिकोडा सेंट रून के साथ उसे अब अंधेरे में टटोलना नहीं पड़ता था। इसलिए जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी गति धीमी होती गई। उसके विद्यार्थियों में डिकोडा सेंट रून उसके द्वारा पास की गई प्रत्येक गेंद का सर्वेक्षण कर रहा था। आधी अगरबत्ती जलाने में लगने वाला समय जल्द ही बीत गया। रास्ते में झो युआन को 4 गेंदें मिली जिनका आंतरिक भाग सबसे चमकदार था। उनके अनुमान के अनुसार इन 4 गेंदों के भीतर का खजाना स्वर्ग स्तरीय तकनीक के बराबर होना चाहिए। झो युआन ने अनजाने में अपने होंठ चाटे। उसकी आंखों में एक उग्र अभिव्यक्ति जल रही थी। कंगक्सुआन संप्रदाय जैसी जगह में भी स्वर्ग स्तरीय तकनीक बेहद दुर्लभ थी। वास्तव में किसी भी प्रकार की बड़ी उपलब्धि या योगदान के बिना एक साधारण शिष्य उस स्तर की कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि झो युआन ने भी हाल ही में एक निम्न ग्रेड हेवन टियर तकनीक सीखी थी। किसी भी स्वर्ग स्तरीय तकनीक में महारत हासिल होने पर किसी की युद्ध शक्ति में भारी वृद्धि होगी। मुझे लगता है कि मुझे यादृच्छिक रूप से एक को चुनना होगा। झो युआन थोड़ी देर के लिए झिझका, इससे पहले कि वह अपने दांत पीसता और 4 गेंदों में से एक की ओर पहुंचता। चर्चा। हालांकि झो युआन का हाथ अचानक से रुक गया जैसे ही वह एक गेंद को पकड़ने वाला था। उसे अपने यूनिवर्स बैग से हल्का सा कंपन महसूस हुआ था।
झो युआन अचंभित रह गया। उसके हाथ की मुट्ठी से एक जेड चमक दिखाई दी। एक प्राचीन जेड टोकन धीरे धीरे उसकी हथेली से ऊपर उठा, एक अवर्णनीय आभा दे रहा था। नए उपन्यास अध्याय ऑडियो बुक 108 को पर प्रकाशित किए जाते हैं। ये सेंट रेमेन्स डोमेन में पितृसत्ता कैंग हुआन द्वारा उन्हें दिया गया हस्ताक्षर था। पहले जो हल्की हल्की हलचलें उसने महसूस की थी, वे इसी वस्तु से थी। क्या हो रहा है? झो युआन अपने हाथ में हल्के से हिलते हुए हस्ताक्षर को हैरानी से देखता रहा। यह उसे दिए जाने के बाद पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। बस जब झो युआन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, तो उसके चारों ओर चमकती गेंदों ने भी संकेत की उपस्थिति का पता लगा लिया था। झटके से वे तेजी से रोशनी वाली दीवारों की ओर बढ़े और उनमें गायब हो गए। यहाँ तक कि झो युआन द्वारा सावधानीपूर्वक चुनी गई 4 गेंदें भी गायब हो गई थी। जब झो युआन ने ये देखा तो वह घबरा गया। सिग्नेट सभी गेंदों से क्यों डर गया था? अब वह खजाना कैसे उठाएगा? क्या घोटाला है? हालांकि उसका घबराना बेकार था। वह केवल शक्तिहीन होकर चमकती गेंदों को गायब होते हुए देख सका, जिससे वह लगभग रोने ही लगा। जबकि झो युआन नुकसान में था, उसकी हथेली में हस्ताक्षर धीरे धीरे हवा में उठ गया, इससे पहले कि वह आगे बढ़ना शुरू कर दे। झो युआन चौंक गया, लेकिन थोड़ी देर की झिझक के बाद तुरंत पीछे हो गया। ये वह जगह है जहां पितृपुरुष कैंग शुआन खेती करते थे, और चूंकि वह पितृपुरुष कैंग शुआन के हस्ताक्षर के साथ आए थे, इसलिए उन्हें पीड़ा का अंत नहीं होगा, है ना? वह हस्ताक्षरकर्ता के पीछे पीछे आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसके कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि वह तारों की रोशनी वाले रास्ते के अंत तक पहुंच गया था। हालांकि सिग्नेट यही नहीं रुका, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसके बाद झो युआन ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि स्टारलाइट वॉकवे के अंत में एक दरार धीरे धीरे फट गई थी। जेड टोकन टिमटिमा रहा था, मानो झो युआन को पकड़ने का आग्रह कर रहा हो। झो युआन एक पल के लिए झिझका। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और दरार में पैर रखकर तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके सामने का दृश्य बदल गया। अब वह खुद को एक प्राचीन दिखने वाले कमरे के अंदर खड़ा पा रहा था। कमरे का इंटीरियर काफी साधारण था और इसमें पुरानी आभा झलक रही थी। जेड टोकन जमीन पर गिर गया और झो युआन ने उसे ध्यान से रखने से पहले उठा लिया। झो युआन ने अपने सामने पत्थर के बिस्तर के ऊपर चटाई को देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या ये वह जगह है जहाँ पितृपुरुष कांगक्सुआन खेती करते थे? उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया, इससे पहले कि उसका ध्यान पत्थर के बिस्तर के सामने एक मेज पर रुका, जहां 4 जेड स्क्रॉल चुपचाप रखे हुए थे। जिज्ञासावश झो युआन आगे बढ़ा और बेतरतीब ढंग से उनमें से एक को उठा लिया। जैसे ही उसने अपनी इंद्रियां बाहर भेजी, उसके शिष्य अचानक सिकुड़ गए। यह एक मध्य श्रेणी की स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक है। कैंगक्सुआन संप्रदाय में शिष्यों द्वारा प्राप्त स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक आमतौर पर निम्न ग्रेड स्वर्ग स्तर पर होती थी, जबकि मध्य ग्रेड स्वर्ग स्तर प्राप्त करना कई गुना कठिन था। झो युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने कमरे में जो यादृच्छिक स्क्रॉल उठाया था, उसमें मध्य श्रेणी की हेवन जेनेसिस तकनीक शामिल होगी। झो युआन ने अपने दिल को सदमे से भरते हुए अन्य 3 स्क्रॉल उठाए और पाया कि उनमें से 2 भी मध्य श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय तकनीकें थीं। इसके अलावा वे अन्य मध्य ग्रेड हेवन टियर तकनीकों के बीच भी काफी उच्च रैंकिंग वाले प्रतीत होते थे। आखिरी स्क्रॉल उन सभी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। इसमें ग्रेड 7 क्यूई खेती पद्धति थी। जिस तरह से उन्हें कमरे में इतनी लापरवाही से रखा गया था, उससे ऐसा प्रतीत होता था कि कुलपति कांगहुआन वास्तव में उन्हें महत्व नहीं देते थे। हालांकि ये केवल पितृसत्ता कांगहुआन के लिए मामला था। झो युआन जैसे किसी व्यक्ति के लिए वे ऐसे खजाने थे जिनके बारे में वह केवल सपना देख सकता था। वास्तव में वह इस बात पर भी विचार कर रहा था कि क्या वह उन सभी को ले सकता है। अंत में वह अपने लालच को दबाने में कामयाब रहा। आखिरकार प्राचीन मैनुअल टॉवर के अपने नियम थे, और यदि वह पकड़ा गया तो हो सकता है कि वह खाली हाथ ही रह जाए।
मैं इन मध्य ग्रेड हेवन टियर तकनीकों में से एक को चुनूंगा। झो युआन काफी समय तक दुविधा में फंसा रहा। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए अपना निर्णय लिया। हालांकि ग्रेड 7 क्यूई खेती पद्धति बेहतर थी, लेकिन यह उसके लिए बेकार थी। इसलिए वह आगे बढ़ा और जाने के लिए तैयार होते समय मुड़ने से पहले उसने एक जेड स्क्रॉल पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही उसका शरीर मुड़ा, उसने अपनी आंख के कोने से हरे रंग की एक छोटी सी झलक देखी। वह देखने के लिए रुका, तभी उसे बिस्तर के एक कोने पर एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया जो एक छोटे देवदार के पेड़ जैसा दिखता था। यह एक अचूक वस्तु थी जिसे देखने पर भी नजरअंदाज करना आसान था। आखिरकार इस छोटे से देवदार के पेड़ में कुछ खास नहीं था। हालांकि झो युआन की पुतलियों में डिकोडर सेंट रून अभी भी घूम रहा था, जिससे जैसे ही उसने छोटे पौधे को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे प्राचीनता स्पष्ट दिखाई देती थी, पौधे के शरीर पर खुदे हुए निशान, जिससे एक अजीब सी अनुभूति होती है। परिणाम स्वरूप वह जल्दी से पीछे मुड़ा और जेड स्क्रॉल को नीचे रख दिया, इससे पहले कि वह ध्यान से उस छोटे से पौधे को उठाता। जैसे ही पौधे पर प्राचीन चिन्ह एकत्रित होने लगे, डिकोडर सेंट रून उसकी आंखों में घूम गया, जिससे एक छवि बन गई जो उसकी आंखों में दिखाई देने लगी। उसके मस्तिष्क में एक प्राचीन संदेश प्रकट हुआ। अमर शरीर, ताई ग्रीनवुड मार्क। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 387 ताई ग्रीनवुड मार्क, अमर शरीर। ताई ग्रीनवुड मार्क। झो युआन की अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी, लेकिन बदल गई क्योंकि उसने उस जानकारी का स्वाद चख लिया जो उसके दिमाग में घुस गई थी। कितना घमंड भरा दावा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इतना कहने के बावजूद उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक उभर आई। उन्हें एहसास हो गया था कि पौधे पर खुदे हुए निशान वास्तव में जेनेसिस तकनीक थे। ये जेनेसिस तकनीक बेहद रहस्यमयी थी। वह नहीं जानता होगा कि यह कौन सा रैंक था, लेकिन ये देखते हुए कि कैसे पितृसत्ता कैंगिक्सुआन ने इसे पौधे पर बड़ी मेहनत से उकेरा था, ये स्पष्ट रूप से 4 अन्य मध्य ग्रेड हेवन टियर तकनीकों से अलग था। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इस तकनीक को इतना खास क्या बनाता है कि पितृसत्ता कैंगिक्सुआन ने इसे इतना अलग तरीके से व्यवहार किया। झो युआन की आंख में डिकोडर सेंट रून घूम गया, क्योंकि निशान उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। जल्द ही उसके दिमाग में असीम लेकिन गूढ़ जानकारी सामने आ गई। एक संक्षिप्त क्षण के लिए इसे देखने के बाद झो युआन अंततः समझ गया कि ताई ग्रीनवुड मार्क क्या था। यह एक अत्यंत अद्भुत उत्पत्ति तकनीक थी जिसे व्यक्तिगत रूप से पितृपुरुष कैंग हुआन द्वारा बनाया गया था। इसने किसी को आसपास से ताई क्यूई को अवशोषित करने की अनुमति दी। इसका उपयोग एक निश्चित चिन्ह बनाने के लिए किया, जिसे ताई ग्रीनवुड मार्क के रूप में जाना जाता था। तथाकथित ताई क्यूई के संबंध में ये केवल जादुई प्राचीन लकड़ी तत्व वस्तुओं के भीतर ही मौजूद था। लकड़ी जितनी पुरानी होगी, उसमें ताई क्यूई उतनी ही अधिक होगी। हालांकि ताई ग्रीनवुड का निशान किसी की शक्ति को नहीं बढ़ाएगा या किसी के शरीर को मजबूत नहीं करेगा, लेकिन यह उपयोगकर्ता को भयावह मात्रा में जीवन ऊर्जा प्रदान करेगा। ये किसी के अंगों को पुनर्जीवित करने से कहीं अधिक था। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण स्तर तक पहुंच जाता है, जब तक कि वह एक पल में धूल में विघटित न हो जाए, तब भी वह अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा, चाहे चोटें कितनी भी भयानक क्यों न हो, भले ही केवल एक सिर ही रह गया हो। बोलने की एक निश्चित शैली में इसे एक अमर शरीर माना जा सकता है। क्या ये सचमुच इतना भयावह है? झो युआन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी सांसें तेज हो गई थीं। ये पहली बार था जब उसने ऐसी अद्भुत जेनेसिस तकनीक देखी थी। एक ऐसी तकनीक जो उपयोगकर्ता को भयानक मात्रा में जीवन शक्ति प्रदान कर सकती है। ये व्यावहारिक रूप से एक ईश्वर जैसा जीवित रहने का कौशल था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पितृसत्ता कांगजोन ने इसे पौधे पर तराशने में समय और प्रयास लगाया था। उन्नत स्तर पर कोई निश्चित रूप से इस दुनिया में सबसे कष्टप्रद अस्तित्वों में से एक बन जाएगा। जरा इसके बारे में सोचें, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन और मृत्यु के संघर्ष में लगे
हुए थे जिसे मारना लगभग असंभव था, तो ये कितना परेशान करने वाला होगा। मुझे आश्चर्य है कि यह जेनेसिस तकनीक किस स्तर की है। झो युआन ने अपने होंठ चाटे। भले ही ताई ग्रीनवुड मार्क ने किसी की युद्ध शक्ति को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन इसकी उपयोगिता उच्च श्रेणी की हेवन जेनेसिस तकनीक से भी अधिक हो सकती है। हालांकि ताई ग्रीनवुड मार्क के सही स्तर तक पहुंचना कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है। उत्तेजना में वृद्धि के बाद झो युआन धीरे धीरे अपने आप में वापस आने लगा। ताई ग्रीनवुड मार्क सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ताई क्यूई थी। प्राचीन लकड़ी जितनी पुरानी और दुर्लभ थी, ताई क्यूई उतनी ही मजबूत थी। हालांकि ऐसी प्राचीन लकड़ी निश्चित रूप से दुर्लभ संसाधन थी, और झो युआन को नहीं पता था कि सही स्तर तक पहुंचने के लिए उसे कितनी ताई क्यूई को अवशोषित करना होगा। उसने अपने सामने पौधे की ओर देखा और अजीब तरह से कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाया। हालांकि ये भाग्य था जिसने उसे ताई ग्रीनवुड मार्क प्राप्त करने की अनुमति दी, और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह इसे छोड़ दे। एक गहरी सांस के साथ झो युआन ने पौधे को अपने यूनिवर्स बैग में रख लिया। जाहिर तौर पर उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। ताई ग्रीनवुड मार्क पर महारत हासिल करने के लिए वह कुछ भी करेगा। ताई ग्रीनवुड मार्क रखने के बाद झो युआन ने प्राचीन कमरे पर एक बार फिर नजर डाली, इससे पहले कि वह अपनी मुट्ठी बंद करके झुके। ये किसी को आशीर्वाद देने के लिए इस मैनुअल को छोड़ने के लिए पितृसत्ता कैंग हुआन के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाने का उनका तरीका था खुद की तरह। जिसके बाद वह पीछे मुड़ा, धक्का देकर दरवाजा खोला और चला गया। उसके सामने का दृश्य एक बार फिर बदलना शुरू हो गया, और उसके आसपास का वातावरण उज्जवल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। झो युआन ने अपना सिर उठाया, लेकिन पाया कि वह पहले से ही प्राचीन मैनुअल टॉवर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके पीछे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। झो युआन स्तब्ध था। उसकी नजर तेजी से घूमी और उसे तुरंत एहसास हुआ कि दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर दो आकृतियां खड़ी थीं। वह झुका हुआ बुजुर्ग आदमी, जो अपनी बाहों में झाड़ू लेकर बैठा था, स्वाभाविक रूप से बूढ़ा हुआन था। हालांकि ये बूढ़े जुबान के बगल में युवा दिखने वाला व्यक्ति था जिसने झो युआन को सदमे में छोड़ दिया। ये स्वॉर्ड कॉमेट पीक के शिखर गुरु लिंग जून थे। ये सोचना कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ होगा। जैसे ही झो युआन ने पीक मास्टर लिंग जून की खोज की, उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, क्योंकि उसकी गहरी तालाब जैसी आंखें लापरवाही से पूर्व की ओर देखने लगी। केवल इस नजर से झो युआन को अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। यह ऐसा था मानो चोटी के मास्टर लिंग जून की नजर में बेहद भयानक तलवार की आभा समाहित हो। अगर उसने हत्या के इरादे का थोड़ा सा भी संकेत दिखाया, तो एक नजर तुरंत झो युआन के शरीर को छेद देगी। सौभाग्य से पीक मास्टर लिंग जून ने तुरंत अपनी आंखों में तलवार की आभा वापस ले ली। वह घूमा, झो युआन के पास आया और फीकी मुस्कान के साथ कहा, झो युआन, तुम बेहद प्रतिभाशाली हो। क्या तुम मेरी स्वॉर्ड कॉमेट पीक में शामिल होने में रुचि रखते हो? उन्होंने झो युआन को भर्ती करने के अपने इरादे को सीधे तौर पर बताते हुए इधर उधर नहीं घूमा। इन शब्दों से झो युआन को मौके पर ही खड़ा कर दिया गया। क्या पीक मास्टर लिंग जून बहुत सीधे नहीं थे? लेतियान और अन्य आपसे हार गए क्योंकि वे बेकार थे, और मैंने पहले ही उन्हें तदनुसार दंडित कर दिया है। आपकी प्रतिभा को देखते हुए सेंट जेनेसिस पीक पर रहना आपके लिए बर्बादी है। यदि आप मेरी तलवार के शिखर पर आते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 3 वर्षों के भीतर चुने गए 10 लोगों में से एक बन जाएंगे। ये कैसा रहेगा? पीक मास्टर लिंग जून से पूछा। झो युआन ने सिर हिलाकर कहा, ये युवा पीक मास्टर लिंग जून के दयालु इरादों की सराहना करता है। पीक मास्टर लिंग जून की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, जो झो युआन की अस्वीकृति से आश्चर्यचकित नहीं था। उसने पूछने से पहले केवल झो युआन को गहराई से देखा। मैं थोड़ा उत्सुक हूँ कि आप दयनीय सेंट जेनेसिस पीक में रहने पर जोर क्यों देते हैं? झो युआन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने शिखर चयन समारोह के दौरान पहले ही इसका उल्लेख किया है। मैं
काफी भाग्यशाली था कि मुझे सेंट रेमेंस डोमेन में पितृपुरुष कैंग हुआन से आशीर्वाद मिला। मैं कैंगक्सुआन संप्रदाय में केवल इसलिए नहीं आया क्योंकि पितृसत्ता के लिए प्रशंसा, बल्कि इसलिए भी कि मैं सेंट जेनेसिस पीक को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करने की आशा करता हूं ताकि उसे चुका सकूं। पीक मास्टर लिंग जून चुप हो गए। सीढ़ियों पर बूढ़े हुआन ने अपना वृद्ध चेहरा उठाया, झो युआन की ओर देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवा पीढ़ी का कोई व्यक्ति भी कृतज्ञता का अर्थ समझेगा। फिर वह पीक मास्टर लिंग जून की ओर मुड़ा और अपनी कर्कश आवाज में कहा, सेंट जेनेसिस पीक एक अकेली और उजाड़ जगह है जो स्वॉर्ड कॉमेट पीक की जीवंतता से मेल नहीं खा सकती है। आपको जल्द ही वापस जाना चाहिए। जब उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा जुबान उसे जाने के लिए कह रहा है, तो पीक मास्टर लिंग जून ने झो युआन से अपनी नजर हटा ली और बूढ़े जुबान की ओर देखा, जिसके बाद उसका शरीर फीका पड़ने लगा और अंततः दृष्टि से ओझल हो गया। जब झो युआन ने पीक मास्टर लिंग जून को जाते हुए देखा तो उसने अंततः अंदर ही अंदर राहत की बड़ी सांस ली। पूर्व के सामने खड़े होने मात्र से ही उसे भयानक दबाव महसूस होने लगा था। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा होना सुखद नहीं था जो पलक झपकते ही आपकी जान ले सकता हो। उसे वास्तव में डर था कि पर्पल सेश चयन परीक्षण में जो हुआ उससे पीक मास्टर लिंग जून अभी भी उससे नाराज हो सकता है और उसे शाब्दिक रूप से मौत की चकाचौंध दे सकता है। बूढ़ा हुआन धीरे धीरे लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह अपनी झाड़ू पर झुक गया और उसकी धुंधली आंखें झो युआन को घूर रही थी। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, आप मास्टर के प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गए। ऑडियो बुक 108 पर पहला नॉवेल्स चेक करे। वह एक पल के लिए रुके, फिर आगे बोले, वहाँ की वस्तुएं सामान्य शिष्यों की पहुंच से परे हैं। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 388 हेवन क्रेडिट पहुंच से परे। जब झो युआन के माथे पर तुरंत पसीना आ गया, बूढ़े जुबान के शब्द सुने और वह अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया। उसने बूढ़े जुबान को सावधानी से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बुजुर्ग, आप संभवतः मुझसे वह वस्तु वापस करने के लिए नहीं कह सकते जो मैंने प्राप्त की है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह वास्तव में इस समय थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि वह पहले से ही ताई ग्रीनवुड मार्क से काफी जुड़ चुका था। अब उससे इसे सरेंडर करने के लिए कहना उससे अपने मांस का एक टुकड़ा काटने के लिए कहने के समान होगा, और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह स्वेच्छा से ऐसा करेगा। जब बूढ़े हुआन ने झो युआन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव देखा तो उसका चेहरा भावहीन हो गया। इसके बजाय उन्होंने कर्कश स्वर में उत्तर दिया, नियमों के अनुसार आपके पास योग्यता की कमी है। जैसे ही झो युआन जबरदस्ती अपना रास्ता बनाने वाला था, बूढ़े हुआन ने कहा, लेकिन इस बात पर ध्यान देते हुए कि मैं आपके पहले के शब्दों को कितना स्वीकार करता हूँ, मैं इस बार आपके लिए एक अपवाद बना सकता हूँ। झो युआन, जो आगे बढ़ने वाला था, अचानक रुक गया। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और चुपचाप अपने दांत पीस लिए। फिर भी उन्होंने नाराजगी का जरा सा भी संकेत प्रकट करने का साहस नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, बूढ़े हुआन ने उदासीनता से कहा, अभी आपके लिए जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। हालांकि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, ये बिना किसी शर्त के नहीं आता है। झो युआन ने संदेहपूर्वक पूछा, स्थितियां क्या हैं? बूढ़े जुबान ने जमीन साफ करना शुरू कर दिया और कहा, मास्टर की चीजें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि आप इसे चाहते हैं तो आपको इसे हेवन क्रेडिट के बदले बदलना होगा। स्वर्ग क्रेडिट। ये सुनकर झो युआन पहले तो चौंका, फिर उसने अनजाने में कहा, बुजुर्ग, आपका अनुरोध बहुत अधिक है। मैं केवल एक नव पदोन्नत पर्पल सेश शिष्य हूँ, मुझे संभवतः कोई स्वर्ग क्रेडिट कैसे मिल सकता है? झो युआन ने शिकायत की। कांगक्सुआन संप्रदाय ने अपने शिष्यों को विभिन्न कार्य दिए, जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, स्वर्ग, पृथ्वी और मानव। स्वर्ग के कार्य सबसे कठिन थे, लेकिन पूरा होने पर शिष्य को स्वर्ग का श्रेय दिया जाता था। इसके बाद अर्थ कार्य थे, जो पूरा होने पर अर्थ
क्रेडिट को पुरस्कृत किया जाएगा। हेवन क्रेडिट किसी भी कंगक्सुआन संप्रदाय के शिष्य के लिए बेहद आकर्षक था, क्योंकि इसे कई खजानों के बदले बदला जा सकता था। इन खजानों में स्वर्ग स्तरीय तकनीकें, स्वर्ग उत्पत्ति हथियार और यहाँ तक कि शक्तिशाली क्यूई खेती के तरीके भी शामिल हैं। कहने की जरूरत नहीं है, हेवन क्रेडिट एक ऐसा लक्ष्य था जिसके लिए संप्रदाय का प्रत्येक शिष्य प्रयास करता था। हालांकि न केवल स्वर्ग के कार्यों की संख्या सीमित थी, बल्कि हर बार जब वे आते थे तो 10 चुने हुए लोगों में से एक द्वारा उन्हें तुरंत छीन लिया जाता था। इसलिए एक साधारण शिष्य के लिए स्वर्ग का कार्य करना भी आसान नहीं था। 7वीं ऑडियो बुक 108 COM फॉर लेटेस्ट नॉवेल्स परिणाम स्वरूप हेवन क्रेडिट प्राप्त करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। जब भी कोई स्वर्ग कार्य सामने आता, संप्रदाय के सभी बैंगनी सैश शिष्य भेड़ियों के झुंड के समान हो जाते, जिन्होंने एक बिना सुरक्षा वाले मेमने को देखा था। प्रतिस्पर्धा की तीव्रता अनायास ही किसी के भी होठों को गीला कर देगी। झो युआन महज एक नव पदोन्नत पर्पल सैश शिष्य था, जिसने अभी तक एक भी कार्य पूरा नहीं किया था, स्वर्ग का कार्य तो दूर की बात है। यही कारण है कि जब उसने सुना कि बूढ़ा हुआन स्वर्ग क्रेडिट चाहता है तो वह थोड़ा परेशान हो गया। हालांकि बूढ़े हुआन ने झो युआन की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, भले ही मुझे नहीं पता कि आपने क्या प्राप्त किया, इसे हेवन क्रेडिट के बदले में बदलना आपके लिए पहले से ही एक बड़ी चोरी है। झो युआन की अभिव्यक्ति में अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव आया जब उसने विलाप करते हुए कहा, लेकिन मेरे पास कोई स्वर्ग क्रेडिट नहीं है। बूढ़े हुआन ने बिना हड़बड़ी में उत्तर दिया, तब तुम्हें मेरा एक ऋण चुकाना होगा। ऋणी होना। झो युआन अवाक रह गया। क्या वास्तव में इसकी अनुमति थी? मैं तुम्हें 3 महीने का समय दूंगा। 3 महीने के बाद तुम्हें मेरे लिए एक हेवन क्रेडिट लाना होगा, और इस अवधि के दौरान तुम्हें प्राप्त वस्तु को अपने पास रखने की अनुमति होगी। ओल्ड जुबान ने विस्तार से बताया। झो युआन अचंभित रह गया, क्योंकि उसने बूढ़े जुबान को संदेह की दृष्टि से देखा। ये बूढ़ा व्यक्ति उसके प्रति इतना दयालु क्यों था? उसकी आंखें सोच में घूम गईं, जैसे ही उसे एक खास विचार सूझने लगा। वह इन 3 महीनों के भीतर ताई ग्रीनवुड मार्क में महारत हासिल करने में सक्षम हो सकता है। जब ऐसा होगा तो उसे इस बूढ़े आदमी से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। छोटे बच्चे, भले ही ऐसा लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति का एक पैर कब्र में है, कांगक्सुआन संप्रदाय में कोई भी नहीं, यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु किंग यांग भी मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। यह ऐसा था मानो बूढ़ा जुबान झो युआन के विचारों को पढ़ सकता है, क्योंकि उसने बिना जल्दबाजी के कहा, यदि आप कोई बंदरबांट करने वाले हैं तो मैं सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकता हूँ। आपको बता दूं कि भले ही आप इसमें महारत हासिल कर लें, मुझे विश्वास है कि मैं इसे दूर करने का एक तरीका ढूंढ सकता हूँ। झो युआन के पूरे शरीर पर तुरंत ठंडा पसीना दिखाई देने लगा। जब उसने फिर से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा तो वह थोड़ा भयभीत हो गया। ऐसा लगता है जैसे वह भी एक क्रूर व्यक्ति था। बूढ़े हुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये कैसा रहेगा? यदि आप मेरे प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं, तो आप वस्तु वापस कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ और चुनने की अनुमति दूंगा। स्वाभाविक रूप से झो युआन ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। तथ्य यह है कि कुलपति कांगक्सुआन ने जानबूझकर ताई ग्रीनवुड मार्क को ऐसे अस्पष्ट स्थान पर छुपाया था, जिससे संकेत मिलता है कि यह निश्चित रूप से एक असाधारण तकनीक थी। भले ही वह नहीं जानता था कि यह किस ग्रेड का है, झो युआन को अंदाजा था कि यह निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली था। सोच में उसकी आंखें चमक उठी। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपने दांत पीस लिए। सौदा, आखिरकार यह सिर्फ एक स्वर्ग क्रेडिट है। 3 महीने के समय में मैं आपके लिए एक लाऊंगा। हालांकि वह जानता था कि यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला था। झो युआन के पास ताई ग्रीनवुड मार्क की खातिर इसे पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनते ही बूढ़े हुआन के झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, कम से कम आप में कुछ साहस तो है। मास्टर, की चीजें किसी सामान्य व्यक्ति के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा इससे उनका नाम खराब हो जाएगा।
झो युआन ने एक तंग मुस्कान दिखाई। ऐसा लगता है कि किसी को भी अंडे सेने से पहले मुर्गियों की गिनती नहीं करनी चाहिए। ताई ग्रीनवुड मार्क पर हाथ पाने के बाद कुछ क्षण पहले वह बहुत खुश था, लेकिन पलक झपकते ही अब उसे इसकी वजह से कुछ परेशानी वाले मामलों से निपटना पड़ा। झो युआन ने क्रोधपूर्वक पूछा, क्या मैं अब जा सकता हूँ? वह यहाँ खजाना चुनने आया था। हालांकि इसके बदले में उसे इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। बूढ़े हुआ ने झो युआन की क्रोधी अभिव्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल अपना हाथ हिलाकर उसे विदा किया, फिर अपना सिर नीचे करके जमीन पर झाड़ू लगाना जारी रखा। ये देखते ही झो युआन वहां से जाने के लिए मुड़ा। उनके जाते हुए चेहरे पर गहरी चिंता थी। स्पष्ट रूप से इस बात की चिंता थी कि वह 3 महीने में हेवन क्रेडिट कैसे प्राप्त करेंगे। आखिरकार स्वर्ग का कार्य पाना पहले से ही कष्टकारी होने वाला था। इसे भूल जाओ, मैं इसे अभी अनदेखा कर दूंगा और ताई ग्रीनवुड मार्क सीखने के बाद इसके बारे में सोचूंगा। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी गति बढ़ा दी और वह तेजी से पहाड़ की तलहटी से गायब हो गया। जैसे ही झो युआन की आकृति गायब हो गई, बूढ़े जुबान ने झाड़ू लगाना बंद कर दिया और अपना सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखें उस दिशा में देख रही थी जहां झो युआन गायब हो गया था। उसकी धुंधली आंखों में एक गहरी और अपठनीय रोशनी चमकती हुई प्रतीत हुई। उस छोटे बच्चे के शरीर पर थोड़ी परिचित गंध है। क्या यह आपकी वजह से है, मास्टर? अन्यथा वह आपके प्रशिक्षण कक्ष में कैसे प्रवेश कर सकता था? दुर्भाग्य से वह अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन कम से कम उसकी प्रतिभा काफी अच्छी है। हालांकि मुझे उस पर थोड़ा दबाव डालना होगा। आखिरकार साधना की राह पर किसी को निडर होकर किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति लगातार खुद को संयमित करता रहता है। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेंगे। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 389 जेनेसिस स्टार पिल को अवशोषित करना। जब झो युआन अपने गुफा आवास में लौटा तब भी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थी। संभवतः वह अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि वह 3 महीनों में हेवन क्रेडिट कैसे प्राप्त करेगा। कंगक्सुआन संप्रदाय में बूढ़े हुआन की वरिष्ठता और समृद्ध इतिहास के कारण झो युआन ने बूढ़े व्यक्ति के शब्दों के महत्व पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। उसने महसूस किया कि अगर उसने वास्तव में बाद वाले को नाराज कर दिया तो शायद कोई रास्ता नहीं था कि वह ताई ग्रीनवुड मार्क को रख सके। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अब वह बस इतना कर सकता था कि बूढ़े जुबान के निर्देशों का आज्ञाकारी रूप से पालन करे और उसे 3 महीने में हेवन क्रेडिट सौंप दें। गुफा में रहने के दौरान जब याओ याओ ने झो युआन की अभिव्यक्ति देखी तो वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, क्या हुआ? झो युआन ने बूढ़े जुबान के साथ जो हुआ उसे दोहराते हुए कड़वी हंसी दी। एक स्वर्ग क्रेडिट। ये सुनकर याओ याओ ने आश्चर्य से अपना सिर उठा लिया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि हेवन क्रेडिट प्राप्त करना कितना कठिन है। वास्तव में कई उच्च अनुभवी वरिष्ठ पर्पल सैश शिष्य कई वर्षों के बाद भी एक प्राप्त करने में असमर्थ थे। याओ याओ ने तुरंत कहा, मुझे वह ताई ग्रीनवुड मार्क दिखाओ। झो युआन के पास स्पष्ट रूप से याओ याओ से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत पौधे को पुनः प्राप्त किया और याओ याओ को सौंप दिया। याओ याओ ने अपनी आंखें बंद करने से पहले हरे पौधे को देखा। उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली, सक्षम करने वाली थी। उसे संयंत्र के भीतर छिपी जानकारी का बमुश्किल पता लगाना था। हालांकि यह पूरा नहीं था, फिर भी उसे बस एक संक्षिप्त नजर की जरूरत थी। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, कितनी दुर्जय जेनेसिस तकनीक है। जैसा कि उस बूढ़े श्रीमान द्वारा पीछे छोड़ी गई किसी चीज की उम्मीद थी। रेड लेटेस्ट चैप्टर ऑडियो बुक्स पर केवल 108 CO याओ याओ जैसे किसी व्यक्ति से इतनी अधिक प्रशंसा प्राप्त करना ये दर्शाता है कि ताई ग्रीनवुड मार्क कितना अद्भुत था। इस तरह जेनेसिस तकनीक के लिए हेवन क्रेडिट का आदान प्रदान करना वास्तव में काफी लाभदायक है। याओ याओ ने टिप्पणी की। झो युआन ने सिर हिलाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह हार नहीं रहा है,
लेकिन हेवन क्रेडिट प्राप्त करना बहुत कठिन था। आखिरकार स्वर्ग के कार्य वर्ष में केवल कुछ ही बार सामने आते हैं। शेन वांजन से पहले नजर रखने के लिए कहें। याओ याओ ने सुझाव दिया, जहां तक आपकी बात है, आपको जेनेसिस स्टार पिल को परिष्कृत करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए और जल्दी से चौथी परत में प्रवेश करना चाहिए। यदि नहीं, तो आप स्वर्ग का कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, भले ही आप इसे प्राप्त करने में सफल हो जाएं। झो युआन ने सिर हिलाया। उनके मन में भी यही था। शेन वांजन कंगक्सुआन संप्रदाय में अपने लिए काफी अच्छा कर रहे थे और सभी नवीनतम अफवाहों और गपशप के बारे में जानते थे। उनकी सहायता से ये झो युआन को हर दिन मिशन हॉल में बुरी तरह डेरा डालने की परेशानी से बचाएगा। जहां तक उसकी बात है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ताकत में सुधार करना था। एक बार जब वह चौथी परत अल्फा ओरिजिन चरण में आगे बढ़ गया, तो उसे सीधी लड़ाई में जुयान से मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। अब उसे उन्हीं कठोर उपायों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा जो उसने पहले इस्तेमाल किए थे। इसलिए झो युआन ने शेन वांजन को स्वर्ग कार्यों के बारे में किसी भी जानकारी पर नजर रखने का काम सौंपा, जबकि उन्होंने खुद को तैयार करते हुए अपनी गुफा में एकांतवास में खुद को एकांत में रखा। वह अगले साधना स्तर तक पहुंचने के लिए जेनेसिस स्टार पिल को अवशोषित करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। ये इंतजार 5 दिनों तक चला। गुफा के भीतर शुद्ध जेनेसिस क्यूई लगातार झरने से बाहर निकल रही थी, जिससे क्षेत्र हल्की धुंध से भर गया था। यहाँ की हवा की कुछ सांसें किसी के भी मन को तुरंत उत्साहित कर देंगी। झो युआन चुपचाप झरने के पास बोल्डर पर बैठा था। उसकी सांसें लंबी और खींची हुई थी, जबकि उसकी छाती मुश्किल से ही हिल रही थी, मानो वह शीतनिद्रा की स्थिति में हो। काफी देर बाद, जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, उसने अपनी नाक से गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखों की गहराइयों में रोशनी चमक उठी, मानो उनमें छिपी हुई चमक वाले रत्न हो। 5 दिनों की तैयारी के बाद वह अब सर्वोत्तम स्थिति में था। जेनेसिस स्टार पिल को अवशोषित करने का यह उनके लिए सबसे अच्छा समय था। झो युआन ने अपने क्यूई आवास के अंदरूनी हिस्से की जांच की, जहां 700 से अधिक जेनेसिस क्यूई सितारे चमक रहे थे। जैसे ही उसने सांस ली, शुद्ध जेनेसिस क्यूई की किरणें फैल गईं, जो उसके क्यूई आवास के भीतर घूम रही थी। हालांकि मैं केवल तीसरी परत अल्फा उत्पत्ति चरण में हूँ, मेरे क्यूई आवास की उत्पत्ति क्यूई नींव छठी परत अल्फा उत्पत्ति विशेषज्ञ से अधिक है। उदाहरण के लिए जू यान को लीजिए। उसके साथ मेरी लड़ाई में मैं महसूस कर सकता था कि उसके पास 1000 से 1500 जेनेसिस क्यूई सितारे थे। हालांकि मेरे जेनेसिस क्यूई सितारे चरम ग्रेड 6 ओमनी पायथन क्यूई से बने हैं, जो गुणवत्ता के मामले में उनसे कहीं बेहतर है। मुझे आश्चर्य है कि चौथी परत अल्फा उत्पत्ति चरण में आगे बढ़ने के बाद मेरा क्यूई आवास कितना बढ़ेगा। झो युआन के दिल में विभिन्न भावनाएं उमड़ पड़ी। अंत में उसने इन सभी अनावश्यक विचारों को बाहर निकालते हुए एक गहरी सांस ली। रेखांकन गति के साथ उसके हाथ में एक जेड बॉक्स दिखाई दिया, जिसमें उसके भीतर एक लॉन्गन जैसी हरी जेड गोली दिखाई दी। एक सुगंधित सुगंध फैल गई, जो पूरे गुफा निवास में धुंध को समृद्ध करती हुई प्रतीत हो रही थी। गोली धीरे धीरे हवा में उठी, झो युआन के मुंह के सामने रुकी, उसके एक घूंट में निगलने से पहले। गड़गड़ाहट। जेनेसिस स्टार पिल तुरंत ऊर्जा की एक असीमित गर्म धारा में बदल गई, जो मैग्मा की तरह झो युआन के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पागल दहाड़ता हुआ अजगर उसके शरीर में कहर बरपा रहा हो। प्रतीत होता है कि अंतहीन शुद्ध उत्पत्ति क्यूई ने झो युआन के शरीर का काफी विस्तार किया। उसके शरीर की हड्डियां जोर जोर से चरमराने लगी, मानो उन पर भारी दबाव पड़ रहा हो। झो युआन की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। उन्होंने तुरंत पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र को सक्रिय किया, हिंसक और झुलसा देने वाली जेनेसिस क्यूई को इकट्ठा किया और इसे अपने चैनलों के साथ निर्देशित किया। जेनेसिस क्यूई के स्ट्रैंड्स को पहले पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र द्वारा परिष्कृत किया गया था, धीरे धीरे क्यूई आवास में जमा किया जा रहा है, जहां वे एक भंवर में परिवर्तित हो गए। अंत में
प्रकाश का एक धब्बा भंवर के भीतर गहराई से दिखाई दिया और अधिक चमकीला होता गया। अंततः एक नए जेनेसिस क्यूई तारे में परिवर्तित होने से पहले जो क्यूई आवास में अपनी जगह लेने के लिए ऊपर उठा। झो युआन खुश था क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके क्यूई आवास में नए जेनेसिस क्यूई सितारे बन रहे हैं। एच ने तुरंत अपनी भावनाओं को दबा दिया और अपने शरीर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली शुद्ध गोली ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। गुफा के भीतर से एक चिकित्सीय सुगंध उभरी, जो धीरे धीरे और अधिक तीव्र होती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, झो युआन के शरीर से जेनेसिस क्यूई का उतार चढ़ाव लगातार बढ़ने लगा। उसके आसपास की हवा भी प्रभावित हुई, जिससे हल्की हल्की चीखें निकलने लगी। ये सब संकेत देता है कि झो युआन की जेनेसिस क्यूई फाउंडेशन तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि जब झो युआन खुशी से अपने शरीर में बढ़ती जेनेसिस क्यूई में डूबा हुआ था, तो वह ये नोटिस करने में विफल रहा कि उसकी हथेली पर रक्त लाल गांठ में हलचल शुरू हो गई थी, जैसे कि किसी चीज से ट्रिगर हो। एक फीकी रक्त लाल चमक एक क्रोधी अजगर की तरह खिल उठी, जो अंततः अपनी गहरी नींद से जाग गया था। गुफा आवास के बाहर एक बगीचे में याओ याओ के बाल जूड़े में बंधे हुए थे और वह ध्यान से खूबसूरत फूलों की देखभाल कर रही थी। जब वह एक फूल पकड़ रही थी तो अचानक उसकी उंगली कांपने लगी। फूल के कांटे उसकी त्वचा में चुभ गए, जिससे गहरे लाल रंग का एक टुकड़ा दिखाई देने लगा। याओ याओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसने अपनी उंगली अपने होठों के बीच रखी और उस पर हल्का सा दबाव डाला, जिसके बाद वह खड़ी हुई और अपनी स्पष्ट दृष्टि गुफा की गहराई की ओर डाली। उस संक्षिप्त क्षण में ऐसा लगा जैसे उसने किसी अजगर की क्रोधपूर्ण दहाड़ सुनी हो। आह भरने से पहले उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आखिरकार यह आ गया। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 390 ड्रैगन का आक्रोश शहर फूटता है। बस गुफा की गहराई में जेनेसिस क्यूई की शक्तिशाली तरंगे झो युआन के शरीर से लगातार निकलती रहीं, जिससे उसके आसपास की गुफा हल्की हल्की कांपने लगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो युआन एक चट्टान पर बैठा था। उसके कपड़े बिना किसी हवा के बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। उसके शरीर से दीप्तिमान सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जो उसकी ओमनी पायथन क्यूई से निकल रही थी। तेजी से प्रखर होती रोशनी उसकी तेजी से बढ़ती जेनेसिस क्यूई नींव का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी तुलना आधे दिन पहले से ही बहुत दूर थी। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर नए उपन्यास खोजे। झो युआन ने स्पष्ट रूप से जेनेसिस स्टार पिल से जबरदस्त लाभ प्राप्त किया था। झो युआन की जेनेसिस क्यूई का विकास जारी रहा। आधे घंटे के समय के बाद विकास आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गया, जब उसने अचानक अपनी कसकर बंद आंखें खोली। बूम! एक सुनहरी शॉकवेव जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी, गुफा की दीवारों से टकराते ही पूरी गुफा को बुरी तरह हिलाकर बाहर की ओर चली गई। झो युआन की आंखों में एक चमकदार सोना चमक रहा था, जो कुछ समय बाद धीरे धीरे कम हो गया। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई लहरें अभी भी कुछ क्षण पहले अपने चरम स्तर पर थीं, जो स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में कहीं अधिक थीं। अल्फा उत्पत्ति, चौथी परत। झो युआन के चेहरे पर तुरंत अकल्पनीय खुशी छा गई। जेनेसिस स्टार पिल को सफलतापूर्वक अवशोषित करने के बाद वह अंततः चौथी परत अल्फा ओरिजिन चरण में आगे बढ़ गया था। उसने अपने क्यूई निवास के अंदरूनी हिस्से को देखा। उसके जेनेसिस क्यूई सितारों को भीतर चमकते हुए देखा। वे सभी स्पष्ट रूप से शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई से भरे हुए थे। इन जेनेसिस क्यूई सितारों से क्यूई की तरंगें उठी, जिसने उनके क्यूई आवास में एक विशाल अजगर का आकार ले लिया, जो फुफकारने लगा। 1200 सितारे। एक ही विचार से झो युआन ने अपने क्यूई निवास में जेनेसिस क्यूई सितारों की संख्या को महसूस किया, जिससे उसके चेहरे पर खुशी उसकी भौहों तक भी पहुंच गई। इस सफलता ने उनके क्यूई आवास में 500 से अधिक जेनेसिस क्यूई सितारे जोड़ दिए थे। झो युआन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कस ली और उस शक्ति का स्वाद चख लिया, जो अब एक उग्र अजगर की तरह उसके शरीर में घूम रही थी। अभी उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही
मुक्के से पहाड़ों को तोड़ सकता है और महासागरों को विभाजित कर सकता है। झो युआन ने खुद से बुदबुदाया, जैसा कि जेनेसिस स्टार पिल से उम्मीद थी। इस गोली के बिना मेरे क्यूई निवास में जेनेसिस क्यूई सितारों की संख्या बहुत कम होती। अपने क्यूई निवास में इन 1200 जेनेसिस क्यूई सितारों के साथ झो युआन को विश्वास था कि जू यान अब अकेले जेनेसिस क्यूई के साथ उसे धमकाने में सक्षम नहीं होगा। झो युआन जब खड़ा हुआ तो अच्छे मूड में था, बोल्ड, स्पष्ट रूप से अपने आप से काफी प्रसन्न है। गर्जन। हालांकि जब वह चंद्रमा के ऊपर था तो उसे अचानक एक गहरे अजगर की दहाड़ सुनाई दी। ये किसी अन्य से भिन्न दहाड़ थी जो अंतहीन मात्रा में आक्रोश से भरी हुई थी। जिसने भी इसे सुना उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब झो युआन ने इस ड्रैगन की दहाड़ सुनी तो वह पहले तो अचंभित रह गया। जैसे ही उसका शरीर कांपने लगा, उसे तुरंत कुछ सूझा। उसके चेहरे की खुशी तेजी से पीछे हटते ज्वार की तरह गायब हो गई, जैसे एक घातक पीली अभिव्यक्ति ने उसकी जगह ले ली। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और अपनी हथेली की ओर देखा तो पाया कि मूल रूप से उस स्थान पर मौजूद रक्त लाल गांठ हिंसक रूप से फूट गई थी, एक भयावह रक्त ड्रैगन की तरह। ये कई रक्त रंग की रेखाओं में बदल गया जो तेजी से उसकी हथेली से फैल गई, जिससे उसकी बाह तेजी से रक्त लाल हो गई। ये देखने में बहुत भयानक दृश्य था। ड्रैगन का नाराज जहर, जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था, अंततः झो युआन द्वारा खेती में सफलता हासिल करने के तुरंत बाद अपनी नींद से जाग गया था। आह! झो युआन के होठों से एक दर्दनाक चीख निकली। उसका सुंदर चेहरा एक पल में भयानक रूप से घूम गया। उसकी बाह से तीव्र दर्द ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि हजारों अलग अलग विषाक्त पदार्थ उसके दिल को कुतर रहे थे। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई लोग पीड़ित होने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर के भीतर एक दुर्भावनापूर्ण अजगर है जो उसके मांस और खून को खा रहा है। झो युआन अपने खून से रंगे हाथ को गले लगाते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। उसका सिर पहले से ही पसीने से भीगा हुआ था, जबकि उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। बहरहाल, उसने क्रोधित ड्रैगन के आक्रमण का विरोध करने के लिए अपनी जेनेसिस क्यूई को तेजी से प्रसारित करते हुए अपने दांत पीस लिए। एचएसएस, शुक्र है, झो युआन अब पहले जैसा शक्तिहीन युवा नहीं रहा। ओमनी पायथन क्यूई फुफकारने लगा क्योंकि वह लगातार ड्रैगन के आक्रोश जहर से टकरा रहा था। एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वह मुश्किल से ही अपनी पकड़ बना पा रहा है। हालांकि ड्रैगन का आक्रोश जहर झो युआन के शरीर में मौजूद था और उसके मांस और खून को निगलने में सक्षम था। इसलिए झो युआन केवल तब तक कमजोर और कमजोर होता जाएगा जब तक कि वह पूरी तरह से इससे भस्म न हो जाए। जब झो युआन अपने पास मौजूद हर चीज के साथ जहर के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, एक मीठी खुशबू के साथ एक आकृति उसकी ओर उड़ी और उसके सामने आ गिरी। एक पतले और बर्फीले हाथ ने झो युआन की कलाई पकड़ ली। झो युआन, ये याओ याओ की आवाज थी। याओ याओ का हाथ जैद की तरह ठंडा था। इस अनुभूति ने झो युआन को, जो तीव्र दर्द के कारण अपनी तर्कसंगतता खोने के कगार पर था, थोड़ा ठीक होने की अनुमति दी। उसने तुरंत अपनी बाहें फैलाई और बेताबी से उसे गले लगा लिया। याओ याओ की गंध का शांत प्रभाव प्रतीत हो रहा था जिसे झो युआन ने अपने शरीर में ड्रैगन के आक्रोश के जहर को दबाने के लिए लालच से चूसने की कोशिश की। उसका शरीर पसीने और ताजगी के गंदे मिश्रण से ढका हुआ था, जिससे उसके कपड़े गंदे हो गए जब उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसने उसे कितनी कसकर पकड़ रखा था। याओ याओ को थोड़ा दर्द महसूस हुआ, जिससे वह थोड़ा घबरा गई। यदि कोई और समय होता तो वह पहले से ही उसके कान को कसकर बंद कर देती। हालांकि झो युआन की विकृत और पीड़ा भरी अभिव्यक्ति को देखकर वह खुद को ऐसा करने में असमर्थ कर पाई। इसके बजाय वह केवल संघर्ष कर सकी और उसने कहा, झो युआन, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। हालांकि झो युआन की आंखें खून से लाल थीं और स्पष्ट रूप से अब उसके शब्दों को सुनने में सक्षम नहीं थी। जब याओ याओ ने ये देखा तो उसकी उंगली बाहर निकली और झो युआन की भौहों के बीच के स्थान को जोर से टटोला।
आत्मा की शक्ति तेजी से आगे बढ़ी और सीधे झोउ युआन को एक संदेश भेजा। झोउ युआन, ध्यान केंद्रित करें और पैतृक ड्रैगन शास्त्र का उपयोग करें। आत्मा की शक्ति से लिपटी एक आवाज झोउ युआन के दिमाग में कौंध गई। झोउ युआन की आंखों में खून की लाली अंततः थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उसे एक सेकंड के लिए थोड़ी स्पष्टता प्राप्त हुई। उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और जल्दी से पैतृक ड्रैगन शास्त्र को सक्रिय कर दिया। HSS, ऐसा लगता है कि ओमनी पायथन क्यूई को एक छलांग मिल गई है और उसने ड्रैगन के आक्रोश जहर के खिलाफ पीछे हटना शुरू कर दिया, जिससे उसका शरीर कुछ समय के लिए पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सुनहरी रोशनी और रक्त लाल उसके शरीर की सतह पर एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उनकी लड़ाई हर जगह बढ़ रही थी, उसके शरीर के बाएं से दाएं और फिर वापस। ये वास्तव में एक असाधारण रूप से भयानक झड़प थी। ये देखते हुए याओ याओ की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। ड्रैगन की नाराजगी का जहर बेहद जबरदस्त था, गहरे कड़वे आक्रोश से भरा हुआ। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे सामान्य तरीके काम कर सके इसे दबाने के लिए। ड्रैगन का आक्रोश जहर बहुत दबंग है, केवल उसके जैसी अत्याचारी चीज ही उसे दबा सकती है। याओ याओ की खूबसूरत आंखें सोच में चमक उठी, इससे पहले कि उसने तुरंत कहा, बाहर आओ। जब टुनटुन याओ याओ को खुश करने के लिए उसके पास पहुंचा तो उसने पीछे से अपनी जीभ फैलाकर छलांग लगा दी। हालांकि याओ याओ ने सुंदर अभिनय करने के अपने प्रयास को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने इसे ऐसे घूर कर देखा जैसे उसके मन में कोई योजना हो। उसकी नजरों से टुनटुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हालांकि वह केवल कुछ ही कदम पीछे हटा था, इससे पहले कि याओ याओ ने आगे बढ़कर उसे गर्दन से उठाते हुए कहा, झोउ युआन आपको कई वर्षों से खाना खिला रहा है, क्या यह आपके लिए उसे चुकाने का समय नहीं है? जब टुनटुन ने याओ याओ की ओर देखा तो उसके चेहरे पर दयनीय भाव थे। याओ याओ अभिव्यक्तिहीन था। मुझे अपने पवित्र जेनेसिस जानवर के खून में से कुछ उधार दो। मैं इसे जेनेसिस रून्स को खींचने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करूंगा ताकि उसे अपने शरीर में ड्रैगन के आक्रोश जहर को अस्थायी रूप से दबाने में मदद मिल सके। टुनटुन तुरंत हिंसक संघर्ष करने लगी। हालांकि याओ याओ ने अपना जेनेसिस रून ब्रश निकाला और उसका उपयोग निर्दयतापूर्वक उसके सिर पर कुछ बार मारने के लिए किया। जल्दी करो, टुनटुन की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि उसके पास याओ याओ की तीखी नजर के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका पंजा उसके माथे पर खरोंच गया, जिससे रक्त का एक परीक्षण दिखाई देने लगा, जैसे कि घाव से चमकदार गहरे सुनहरे सार रक्त की बूंदें निकल रही थीं। जैसे ही सार रक्त हवा में ऊपर उठा, टुनटुन के शरीर पर रोए कुछ हद तक धुंधले होने लगे, जबकि वह दुख में कराह रहा था। इससे निपटने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि झोउ युआन आपको उचित मुआवजा दे। याओ याओ को तब सांत्वना मिली जब उसने देखा कि यह वास्तव में टुनटुन के लिए काफी बड़ी क्षति थी। उसके हाथ की भींच से गहरे सुनहरे रक्त मोती तेजी से उसके सामने मंडराने लगे। उसने हरे जेड जेनेसिस ब्रश को पकड़ लिया और धीरे से अपने होठों को सिकुड़ने से पहले उसने खून और पसीने से भीगे हुए झोउ युआन के भयानक दृश्य पर एक नजर डाली। तुम्हें सितारों को धन्यवाद देना चाहिए कि टुनटुन इस समय आसपास हैं। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।